ओके। अच्छा, मैं एक ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये सब्जेक्ट अजीब सा लग रहा है क्या, मैं ये सब्जेक्ट जो है वो पिछले समझे सितंबर 2018 जब पहली मरतबा ये सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था, तो मैं उस वक्त से इस सब्जेक्ट को जो है वो टीच कर रहा हूँ। राइट फ्रॉम बिगनिंग, जब ये P1 P3 हुआ करता था, उस वक्त से लेके सितंबर 2018 जिसके अंदर ये सब्जेक्ट P1 P3 से हटके ये सब्जेक्ट वाज नाउ इंट्रोड्यूस एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। और फिर उसके बाद इससे भी हटके अब ये सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर तो है, लेकिन अब इस सब्जेक्ट के डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज कर दिए गए हैं। नाउ दिस सब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, और इसके डायनामिक्स को अब जो है वो इन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे सॉल्व और जज करना शुरू कर दिया। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि सर ये सब्जेक्ट, या मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आई हैव बीन इनटू टीचिंग इंडस्ट्री सिंस लास्ट 7 years नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। आई स्टार्ट, मतलब मैं कह सकता हूँ मैं कराची के हर कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ और आप लोग जहाँ जहाँ से जो जो सब्जेक्ट पढ़ते थे तो मैंने वहाँ वहाँ पे या तो ये सब्जेक्ट या F1 पढ़ा है। मेरी दो ही कोर कॉम्पिटेंस रह चुकी हैं इन दो, या तो ये सब्जेक्ट के अंदर या आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर हैं। पर्सपेक्टिव शुरू से रहा है, देखिए बिजनेस कैसे करते हैं, ये थोड़ी सी एक चाहत हमेशा से रही थी। अच्छा, अब मेजर सवाल ये आता है, मेजर क्वेश्चन ये आता है कि मैं सबसे पहले तो आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, जब तक हमारे पास और भी स्टूडेंट आ रहे हैं और नमाज का टाइम भी हो जाएगा, फिर हम अपना फॉर्मली अपना SBL पे आ जाएंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। आप लोगों का के दिमाग में कोई सवाल है मुझसे रिलेटेड या SBL से रिलेटेड? बल्कि सवाल से भी पहले मैं अपना एक थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे बताएं, क्या सुना है SBL के बाद? आपने अब तक क्या सुना? व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट SBL? कुछ कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। खतरनाक पेपर है, अच्छा, थ्योरी बेस, ये तो सही सुना है। और कोई? F1 से रिलेटेड, ठीक है। महंगा पेपर है, ये तो बिल्कुल सही सुना आपने। महंगा तो है भाई, महंगा तो है, बिल्कुल महंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेपर्स एंड आई थिंक सो इस पेपर के मुकाबले और अब और एक्सपेंसिव होने वाला है, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान के हालात है। अल्लाह खैर करे इस पेपर के बारे में। अच्छा, नहीं वैसे मुझे बताओ जनरल थॉट क्या है, मतलब why how many of you are giving this exam as your last exam of ACCA? कोई कितने ऐसे? ठीक है, लास्ट एग्जाम ऑफ, यानी मतलब लास्ट का मतलब है पिछला दिया हुआ है और अभी रिजल्ट अवेटिंग और आपने नया एग्जाम जो है वो चूज। अच्छा, लास्ट होपफुली इंशाल्लाह लास्ट होगा। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू गिविंग इट एज योर फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम? यू गाइस आर मोर सिक्योर। मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ, क्यों मैं बताता हूँ। देखिए, दो एक्सट्रीम ACCA में SBL के पेपर के अंदर आते हैं, या तो बच्चा लास्ट में उठाता है या बच्चा पहला उठाता है। अच्छा, एक ऐसी एक्सट्रीम भी है जो जिसको जब होता है कि यार अब मैं पेपर कौन सा उठाऊं, तो वो बीच में भी उठाता है, तो उसको होता है कि यार चलो ठीक है मैं इसको। तीनों एक्सट्रीम से कोई हमें कोई इशू नहीं है, तीनों एक्सट्रीम में इक्वल चांसेस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम होता है। डिफरेंस इज के देखें, अगर आप एज अ लास्ट एग्जाम उठा रहे हैं तो आपके पास तो अब कोई चॉइस ही नहीं बची, ठीक है, आपने देना तो SBL है। इसका मतलब है आप डरे होंगे इस पेपर से, और जिसकी वजह से इस एग्जाम को आपने आखिर में उठाया। अगर आप फर्स्ट उठा रहे हैं तो उसका मतलब है आप अभी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग फेज से गुजर रहे हैं,
जिसमें आप डिसाइड कर रहे हैं कि आइदर शुड आई गो फॉर एसबीएल और शुड आई गो फॉर एसबीआर और ट्रिपल ए और एनी अदर एग्जामिनेशन which I feel like I'll be more comfortable in attempting in December. या आपके दिमाग में अच्छा कुछ मुझे एक बड़ा ही अनफॉरगेटेबल सा एक कमेंट मिला, सर मेरे घर में शादी है इसलिए एसबीएल उठाया। मैंने कहा सर तो इसका शादी से क्या था? नहीं सर वो इस वजह से उठाया क्योंकि एसबीएल आसान है। ये मेरा पहली मर्तबा मेरी लाइफ का एक ऐसा था कि जिसमें उसने एसबीएल को आसान कहा। देखें चाहे फर्स्ट उठाए चाहे लास्ट उठाए, अगेन पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अल्टीमेटली इस एग्जाम को प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़े। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मसला, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम जो है वो इस एग्जामिनेशन को कंप्लीटली रिकॉर्डिंग, मैं बाय द वर्ड कंप्लीटली रिकॉर्डिंग आई मीन कंप्लीटली रिकॉर्डिंग, कंप्लीटली रिकॉर्डिंग से ही देखेंगे, हम एक भी क्लास लाइव या फेस टू फेस नहीं ले सकते। कोई अगर ऐसा है तो आप पहले से मुझे बता दें, ना मैं डांटूंगा ना मैं कुछ कहूंगा, आपको मैं पहले से एक अपना जो है ना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर दूंगा, उसके बाद आपकी। देखिए एसबीएल का एग्जाम पहले कुछ और होता था, अब कुछ और ही। अब ये एग्जाम के डायनामिक्स टोटली बदल चुके हैं। ठीक है, मेरी तस्वीर आपको थोड़ी बड़ी नजर आ रही है, माजरत, ये भी छोटी हो जाएगी, हटा देंगे उसको। ये इस एग्जाम के डायनामिक्स टोटली बदल चुके हैं। अब आपके पास इस एग्जाम में क्या होगा हम उस पर भी आएंगे। तो हमारे पास दो एक्सट्रीम आगे पेपर की, या तो आप पहली बार पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं प्रोफेशनल सीरीज का, या आप आखिरी बार, या फिर आप बीच में भी अगर है तो कम तादाद होगी बट होगी ऐसी। इस एग्जाम के बारे में एक व्यू पॉइंट है कि सर ये मुश्किल तरीन एग्जाम है, अंग्रेजी का एग्जाम, इंग्लिश ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, यानी इफ यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम यू नीड टू बी गुड इन योर इंग्लिश, और आइए आपके लेट्स सपोज राइटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मैं आपका पहला मिथ क्लियर कर देता हूँ, प्रोफेशनल सीरीज का कोई एग्जामिनेशन उठा के दिखा दो जिसके 50% रिजल्ट हो, मैं तुम्हारी इस बात को सेकंड करने को तैयार हो जाऊंगा कि हाँ जी ये एग्जाम एक मुश्किल एग्जाम। टेल मी इवन अ सिंगल सब्जेक्ट जिसका 50% रिजल्ट आया है, कोई है ऐसा एग्जाम जिसका हर अटेम्प्ट में 50% आया? अगर आपके पास आपके दिमाग में कोई है कि सर 2018 से लेके 2023 तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं हर अटेम्प्ट में 49 से 51 के ब्रैकेट में रिजल्ट घुमा है ग्लोबल, तो आप मुझे बता दें, मैं आपकी बात को सेकंड करने को तैयार हूं कि ये एग्जाम मुश्किल है। इसका मतलब है 50% बच्चा पास हो रहा है, 50% बच्चा पास हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 50% तो ग्लोबल है, ग्लोबल का रिजल्ट तो खराब करने वाले बहुत से अमीर लोग हैं जो सिर्फ पेपर की फी भरते हैं और बोलते हैं सर नहीं यार समझ नहीं आ रहा मैंने छोड़ दिया। इसका मतलब है देयर इज अ कैटेगरी ऑफ 5 to 7% ऑफ द इंडिविजुअल जो एग्जाम में बैठते भी नहीं। मैं इसी के स्टार्ट बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ, अब हमारा रिजल्ट पूछो सर, हमारा रिजल्ट इवन ऐसी भी गुजरी टाइम जिसके अंदर 65-66% गया, जिस अटैम्प्ट में एसीसी का ओवरऑल रिजल्ट 50%, हमारा लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट, हमारा उससे पहले के ईच एंड एवरी रिजल्ट वाज वेरी गुड एंड वे अबव द ग्लोबल पासिंग। उसके दो रीजन, देखो इस एग्जाम को पास, मैं सबसे पहले आपको इस एग्जाम के पासिंग क्राइटेरिया को बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो इस एग्जाम को पास करने का एक ही तरीका, 3 महीने हैं आपके पास, आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे जाते हैं, आप फिजिकल पे आते हैं, आप ऑनलाइन पे आते हैं, आप लाइव पे आते हैं, दैट इज अप टू यू, आई डोंट केयर अबाउट इट। आप कहते हो मुझे इस पे पढ़ना है या मुझे उस पे पढ़ना है, पढ़े। सिर्फ एक दो काम है जिसको आपने बिल्कुल फोकस के साथ करना है, और वो क्या है, वो है इसकी रिटन प्रैक्टिस। आपने अगर इसकी रिटन प्रैक्टिस छोड़ दी ना भाई, यानी रिटन प्रैक्टिस छोड़ने का मतलब है कि आपने इस एग्जामिने, जैसे मैं लास्ट अटेम्प्ट का आपको ना एक मैं दिखा सकता हूँ, शायद आपको ये चीज इतनी अट्रैक्ट ना, मतलब मुझे आई एम नॉट ट्राइंग टू अट्रैक्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं आपको इस अटेम्प्ट के टोटल अटेम्प्टेड पेपर बाय स्टूडेंट्स दिखा रहा हूँ, यानी टोटल बच्चों ने, क्योंकि मेरी ना एक आदत है कि मैं बच्चों को भाई, अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है ना मेरे बारे में, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं बता देता हूँ। वो आपको दूसरी बात पता है क्या बोलेगा? बोलेगा यार ये आदमी जो है ना पेपर चेक कर देता है, यानी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन चेक कर देगा। और अगर कोई बंदा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन चेक कर रहा है ना, इसका मतलब है ये आपके बहुत बड़ा एड ऑन एडवांटेज, आपको दिखाता हूँ, ये आपका बहुत बड़ा एड ऑन एडवांटेज है। आपके पेपर का करना और आपके पेपर का करेक्शन होना ये बहुत जरूरी है। 80% आपको लगता है मैं अपना आंसर सही लिखा, देखें ये 2+2 4 नहीं है, ये SBR नहीं है, ये F7 नहीं है, ये ATX नहीं है कि आप बोले सर आपने जो
हमें बताया है ना, अगर मैं वैसे ही अपना आंसर लिख के आता हूँ तो इसका मतलब है मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा, या एग्जामिनर की तरह का लिख के आता हूँ तो मेरा आंसर सही होगा। इसमें देयर कैन बी 2-3 आंसर्स एज वेल एंड ऑल लीडिंग टू द करेक्ट आंसर। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास दो आंसर्स हो, आपने दो डिफरेंट आंसर देखो और सारे के सारे आंसर आपको सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे दे, आप पास हो गए। यानी इनका आंसर और इनका आंसर डिफरेंट हो सकता है, और जब इन दोनों का आंसर डिफरेंट होगा ना, तो मैं आपको बताऊं ये भी हो सकता है कि ये दोनों जो है वो पास हो जाए। एसबीएल के अंदर कोई शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स नहीं है यार, यू कांट गेट ए शॉर्ट शॉर्ट आंसर। हाँ जी, यही आंसर हुर्फ आखिर है और यही आंसर लिखूंगा तो पास होगा, वरना फिर इसमें प्रैक्टिस। अब हम इसके पेपर पैटर्न पे आते हैं। हम इसकी बाकी सारी अजान हो गई है ना, अब हम एक काम करते हैं, हम जरा 10 मिनट का नमाज ब्रेक कर लेते हैं जल्दी से। नमाज पढ़ ले आपने, आपने से अगर कोई नया है तो आपके यहाँ ऊपर जमात होती है, आप वहां जाके हम लोग पढ़ लेते। नमाज पढ़ के वापस आते, और फिर मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, और फिर इंशाल्लाह इसको हम जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अभी तक किसी का सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं, मैं बता दूँ। एनी क्वेश्चन, कोई दिमाग में कोई अभी फॉरन फॉरन क्वेश्चन का, सर ये अभी बता देना, मैं आपको, मुझे क्लियर हो जाए, तो आप पूछे प्लीज। कोई सवाल नहीं जी? कोई सवाल? चलो नमाज ब्रेक करते हैं, फिर वापस आते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, मतलब ऑनलाइन वाले जा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा मुझे चले वापस आ गए हम। अच्छा मुझे एक जरा चीज और बता दीजिएगा, आप लोगों ने लास्ट पेपर कौन से अटेम्प्ट किए हुए, सब जरा मुझे बता दो ताकि मुझे आपने कौन से किए? दोनों किए? ओके, अभी जो लास्ट पेपर दिए बस वो बता दो, ट्रिपल दोनों दिए हुए? ट्रिपल एटीक्स, ट्रिपल जी भाई, एस बी आर, एस बी आर ऑडिट जी भाई, ट्रिपल एस बी आर, ए एफ एम। सो मतलब ट्रिपल ए के बाद आप लोग एस बी एल में आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी जरा चैट ऑप्शन पे लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए। ए एफ एम, ए एफ एम, ए पी एम, ट्रिपल ए एफ एम, ओके, ठीक हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं अपना मेन पर्पस के ऊपर। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या क्या चीजें पहले थी। देखिए सितंबर 2023 अटेम्प्ट, ये वो अटेम्प्ट है जिसको मैं कहता हूँ कि इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गोल्डन अटेम्प्ट। उसका बहुत बड़ा रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी तुम्हें रिजल्ट में आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये न्यू पैटर्न की पहली अटेम्प्ट, एसीसीए ने एसबीएल का पैटर्न चेंज किया सितंबर से पहले। जून 2023 में एसबीएल जो है वो एक ओल्ड पैटर्न पे चलता था, जो कि आपके पास स्टार्ट हुआ था सितंबर 2018 में। अच्छा मुझे अब इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ दैट व्हाट वाज एक्चुअली द ओल्ड पैटर्न, ताकि आपको समझ आ जाए। बट फॉर अस वी डोंट नीड टू डिस्कस थ्रू। सितंबर 2020 2018 से लेके जून 2023 तक आपके पास एक केस स्टडी आती थी। उस केस स्टडी के अंदर देवर 12 पेजेस टोटल, 12 to 13 पेजेस की केस स्टडी होती थी, और उससे रिलेटेड आपके पास 4 to 5 क्वेश्चंस मौजूद होते थे,
हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट होते थे और हर क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन होता था जिसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को चेक कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को टेस्ट करता था। इसके बाद जो नया पैटर्न आया है दैट इज फ्रॉम सितंबर 2023। इस पैटर्न के अंदर कंप्लीटली उसने एसबीएल के पूछने के तरीके को चेंज कर दिया। अब उसने चेंज क्या किया बेटा, उसने चेंज ये किया है कि उसने एक चीज इंट्रोड्यूस की है, प्री सीन। एसबीएल में पेपर से पहले पहले कुछ नहीं मिलता। अब आपके पास आपके पोर्टल के ऊपर पेपर से पहले यानी अराउंड 15 डेज बिफोर योर एग्जाम, 15 days before your examination you will get a pre-seen material। ये प्री-सीन मटेरियल दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इस प्री-सीन मटेरियल में आपके पास सबसे पहले इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास सबसे पहले एक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन होगी। यानी फॉर एग्जांपल लास्ट अटेम्प्ट में एक सवाल आया था कॉर्जेट कंपनी करके जिसका प्री सीन आया था और वो कॉर्जेट कंपनी एक एयरलाइन इंडस्ट्री का सवाल था। उसने एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में बताया था और वो आपको 15 दिन पहले आपके जहां पे आपने एग्जाम बुक किया है वहां पे वो आपके प्री सीन मटेरियल के तौर पे आपका अपलोड कर। दूसरी चीज जो आपको 15 दिन पहले इसी के अंदर मौजूद होगी दैट वाज इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। अब मैं बताता हूँ आपको ये एसीसी ने ऐसा क्यों किया और जब मेरी एसीसी से कम्युनिकेशन होती थी तो हमारा इसमें क्या व्यू पॉइंट था। देखिए मसला ये था एसबीएल ना सितंबर 2023 अटेम्प्ट से पहले ये एग्जाम होता था 4 आवर्स का। 4 घंटे एग्जामिनेशन में बैठना वाज एक्चुअली नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, रादर मैं इसको कहता हूँ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स। ये आपके प्रेशर का टेस्ट होता था कि विल यू बी एबल टू कोप अप विद दी 4 आवर ऑफ एग्जामिनेशन और नॉट। आप 4 घंटे खुद सोचो ना, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने 4 घंटे बैठना, 12 पेजेस पढ़ना। मुझे ज्यादातर बच्चों की शिकायत ये आती थी, सर आफ्टर रीडिंग 12 पेजेस ऐसा लगता है कि सर मैं कोई जैसे तारे जमी की मूवी के ऊपर ईशान अवस्थी है ना, मैं वैसा बन जाता। मुझसे हो ही नहीं रहा था सर, मैं मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे उसको अटेम्प्ट करूं। मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग से निकल जाती। इस चीज को एसीसी ने केटर किया और अब आपका एग्जामिनेशन 3 आवर्स और 15 मिनट्स का हो गया। नाउ योर टोटल एग्जामिनेशन इज ऑफ 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। 3 घंटे 15 मिनट में आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना। क्यों? उससे पहले वाला पार्ट जो है वो आपका प्री सीन मटेरियल आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा और वो प्री सीन मटेरियल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा। तो उससे पहले बस उससे पहले वाला पार्ट आपका आपके पास पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सर पेपर का तो चलो प्री सीन की तो बात आपकी समझ आती है, हमें ये बताएं इसके अंदर एक्चुअली चीजें इंक्लूड क्या की गई है, कैसे हम इस पेपर को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ना पूरे पेपर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि पेपर के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो टेस्ट। अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसने इस एग्जाम को इससे पहले भी दिया हुआ? अगर कोई है तो मुझे बता दो, कोई शर्म की बात नहीं। मेरा अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक पेपर था, 3 बार रुका है, सबको पता है ये बात। सीए सीए के अंदर मेरा एक एग्जाम था कॉस्टिंग का, 3 बार रोका था मैं। कोई शर्म की बात नहीं है, आज मुझसे कोई ये सवाल पूछता भी नहीं। इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई मसला नहीं। अगर बताएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका व्यू पॉइंट और आपको जो पर्सपेक्टिव है वो ज्यादा डिफाइंड हो जाए। आई गेस ऑनलाइन में भी किसी का नहीं है। अच्छा अगर सामने नहीं बताने जा रहे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं प्राइवेट में, कोई बात नहीं। अच्छा आओ जरा लेट्स डिस्कस व्हाट एसबीएल एग्जामिनेशन एक्चुअली कंपोज हो। देखें ये जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं दैट दिस इज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर एग्जाम। अब देखो बेटा स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर का मतलब ये है कि आपको ये एक्चुअली अकाउंटेंट नहीं बनाना चाह रहे, आपको ये एक्चुअली जो है वो कंसल्टेंट के पर्सपेक्टिव से देख, जो कि किसी भी कंपनी को कंसल्ट करवाता हो, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को डिस्कस करता हो, किसी भी कंपनी के ऊपर एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करता हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी मेरी कंपनी में सुबह में जहाँ जॉब करता हूँ
मेरी कंपनी में मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे बोला सर आप अपना प्रोविडेंट फंड ना, हमारी कंपनी के अंदर कोई तकरीबन 1900 एम्प्लॉई है, 1900 एम्प्लॉई का आप सोच सकते हो प्रोविडेंट फंड कितना होगा। तो मुझे उसने बोला बिलाल साहब आप एक काम करें, आप अपनी कंपनी का जो प्रोविडेंट फंड है ना वो हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में डाल दें, और हम क्या करेंगे, हम आपको जो है वो सूद देंगे कोई तकरीबन 18%। मैंने कहा यार देखो, सबसे पहले ना तुम जो सेल्समैन हो ना, तुम पहले अपनी नॉलेज पूरी लेके आओ। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम्हें इस वक्त पाकिस्तान का सूद रेट ही नहीं पता। मैं सिर्फ उस पैसे को उठा के बैंक में रख दूं, 26% मिलता है, मैं पागल हूं तुम्हारे पास रखूं? कह रहे हैं सर 26% मिलता है, चले दोबारा मिलूंगा आपसे, मैं दोबारा से स्टडी करके आता हूँ। खुद सोचे कि इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर आपको कंसल्टेंट बनाने की तरफ लेके जा रहा है। वी आर ट्राइंग टू मेक यू अ बिजनेस कंसल्टेंट, जिसमें आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव को डिफाइन करें, बिजनेस के पर्सपेक्टिव को, यानी आपसे लोग सवाल पूछेंगे कि ऐसी सिचुएशन आई है, व्हाट शुड वी डू, एंड यू आर गोइंग टू एडवाइज इंडिविजुअल इन द पेपर। आपने पेपर में एडवाइजरी रोल पे काम करना है, आपका मेजर रोल है टू एडवाइज इंडिविजुअल्स या एडवाइज टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या आप जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से लोगों को एडवाइस करेंगे। तो आप जरा पेपर की कॉम्पोजिशन देखो बेटा, ये पूरा एग्जामिनेशन जो है वो आपके पास 3 hours 15 minutes का होता है। इस एग्जामिनेशन का टोटल टाइम अब तब्दील हो चुका है, और नाउ इट इज फॉर 3 hours and 15 minutes। पहले ये 4 घंटे 15 मिनट का था, अब ये 3 घंटे 15 मिनट पे आ गया। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि पहले ये पूरा एग्जाम आपको एग्जाम में ही मिलता था, अब ये एग्जाम आपको पेपर से पहले प्रोवाइड कर दिया। हम मेरी एसीसी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है इस एग्जामिनेशन के हवाले से, क्योंकि हम लोग एक बड़ा चंक एसीसी का एसबीएल हम जो है वो तबानी से करते हैं, तो हमारी बड़ी ठीक ठाक कम्युनिकेशन होती है। तो एसीसी को ये जो चीज है ना, ये बड़ी पसंद आ गई, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले 1 1.5 साल 2 साल इसका पैटर्न अब नहीं बदलने वाला। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्राइड एंड टेस्टेड अटेम्प्ट। जिस अटेम्प्ट में आप बैठने वाले हैं ना, ये देखिए, इससे पहले वाली जो अटेम्प्ट थी ना, मैं बच्चों को कहता था गोल्डन भी है, लेकिन दिल में मैं सोचता था कि यार देखो ये एक ऐसी अटेम्प्ट है इसमें एसीसी के लिए भी सब कुछ नया है, टीचिंग के लिए भी सब कुछ नया है, स्टूडेंट के लिए भी सब कुछ नया है। एसी से बेनिफिट ऑफ डाउट तो देगा कि यार बच्चा पहली बार दे रहा है, जाने दो। लेकिन अब एसी से मेच्योर हो चुका है इस पेपर में। एसीसी ने इस एग्जामिनेशन के हवाले से 3 स्पेसिमेन एग्जाम जारी किए, 3 स्पेसिमेन एग्जाम। फिर उसके बाद आपके पास 2 मॉक एग्जाम एसीसी के, फिर एक लाइव फर्स्ट एग्जाम आपका सितंबर का। तो आपके पास मिला जुला के 5 से 6 पूरे प्रॉपर प्रैक्टिस एग्जामिनेशन अवेलेबल हैं, जो कि 3 3 घंटे के एग्जाम है पूरे, जो नए पैटर्न पे। पुराना पैटर्न भी सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है, कोई सिलेबस कंटेंट चेंज नहीं हुआ, कोई एरिया नया नहीं आया, कुछ नया नहीं आया, सिर्फ पूछने का तरीका उसने बदल दिया। अब पूछने का तरीका क्या है, आओ दोबारा देखते हैं। देखिए, ये शायद आपको पता है, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो पी सीरीज का कोई और एग्जाम भी दे चुके हैं। बेटा, इस एग्जामिनेशन के एक्चुअली अगर आप सिलेबस कंटेंट को देखते हो, देर आर टोटल 10 चैप्टर्स। और बेटा ये 10 चैप्टर्स वो पूछेगा 2 चीजों के ऊपर। फर्स्ट, ही इज गोइंग टू आस्क रिगार्डिंग टेक्निकल पार्ट, जो कि किसी भी और प्रोफेशनल सीरीज की तरह 80% है। मेरे ख्याल में पी सीरीज के बाकी एग्जाम भी आपने जो दिए हुए हैं वो 80% टेक्निकल, और फिर आता है आपके प्रोफेशनल स्किल्स, जो कि आपके पास 20% है। ऑनलाइन का कोई अगर सवाल होगा ना बेटा, मैं बिल्कुल केटर करूंगा, मुझे अभी थोड़ा सा लिखने दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ वापस। टेक्निकल इज योर 80% मार्क्स, यानी कि इस 10 चैप्टर का जो थ्योरेटिकल एरिया है ना वो 80%। अब इस 10 चैप्टर में क्या क्या है बेटा, इस 10 चैप्टर में आपके पास सबसे पहले तो चैप्टर आता है स्ट्रैटेजी का, दूसरे नंबर पे आपके पास चैप्टर आता है लीडरशिप का। ये वही चैप्टर है जो आपने F1 में भी पढ़े हुए। आपके पास आता है ऑडिट, ये वो चैप्टर है जो आप F8 में पढ़ चुके हैं। आपके पास आता है कंट्रोल्स, आपके पास आता है कॉर्पोरेट,
गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपके दो पार्ट है, एक है आपका शेयर होल्डर और एक है आपका स्टेक होल्डर। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, पूछ लीजिएगा अगर समझ ना आए। सर सिक्स्थ पार्ट है आपके पास फाइनेंशियल एनालिसिस। एक सेवेंथ पार्ट जो आपका मोस्ट फेवरेट होता है एथिक्स। एट, ये सारा टेक्निकल लिख रहा हूँ ऑल्दो ये उसकी हेडिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन मार्केट एज अ टेक्निकल पार्ट। ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपने क्लासरूम में लेक्चर्स के थ्रू या रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप कवर कर रहे हो। हम सारी क्लासेस फिजिकल प्लस ऑनलाइन रखेंगे, लाइव क्लासेस होंगे। हम जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, लेकिन हमारी सारी क्लासेस लाइव है। हमारी तरफ से तीनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं भाई। अगर आप लाइव भी ले रहे हैं ना तो आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं साथ ही साथ। यानी आपने कहा सर मैंने आपको शाम में देखा, लाइव देखा, अब मुझे अगले दिन फिर आपको देखना, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ले। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, आपको सारी सपोर्ट इसमें मिलेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं फर्स्ट डे पे आपको कमेंट भी करके जा रहा हूँ। फिर बेटा टेक्निकल पार्ट में और क्या आता है, आपका एथिक्स आ गया, आपका फाइनेंशियल एनालिसिस आ गया, आपका चेंज मैनेजमेंट बहुत फेवरेट टॉपिक है आपके एसीसीए के एग्जाम में। ठीक है, देन वी हैव द नाइन्थ पार्ट एंड दैट इज द अकाउंटिंग फंक्शन और एक हमारा डेटा एनालिसिस है। ये मैं 10 चैप्टर्स के ऊपर तो अभी कोई बात नहीं कर सकता, जाहिर है दीज आर ऑल दोज चैप्टर्स जो बेसिकली हमारे पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं रखते, जो बेसिकली हमारे पास जो है वो इसमें हम इंशाल्लाह जब शुरू करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। वो दूसरा हिस्सा है ये 5 प्रोफेशनल स्किल्स। याद रखना ये एसीसीए ने 20% मार्क्स जो रखे हैं ना, देर आर टोटल 5 स्किल्स। फर्स्ट आपके पास आता है कम्युनिकेशन, सेकंड आपके पास आता है एनालिसिस, थर्ड इज स्केप्टिसिज्म, फोर्थ इज evaluation, and fifth one is commercial acumen. अगेन सॉरी फॉर माई राइटिंग बट आई होप सो आपको समझ आ रहा है। सर सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन। देखें, एग्जामिनर आपसे कहेगा that you are taking the position of CFO of a company and you need to make a financial analysis of a project. आपको प्रोजेक्ट की डिटेल दे दी जाएगी, आपको कहेगा भाई हम एक टेक ओवर बिड करने जा रहे हैं, उस पर आपने एनपीवी निकालना है, आपने पे बैक पीरियड निकालना है, आपने आईआरआर निकालना है, आपने जो है उसको जो है क्यूमुलेटिव पे बैक्स निकालना है, उसके अंदर आपने अर्निंग पर शेयर को फॉर्मुलेट करना है, उसके अंदर आपने फोरकास्टिंग करना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है। ये सारी चीजें आपने करके रख ली है। अब वो आपसे कहेगा आप पहन ले टोपी सीएफओ की। यू आर राइट नाउ वर्किंग एज अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी। आपने रिपोर्ट करना है इस वक्त स्टेक होल्डर कम्युनिटी को, और आपने बताना है कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। और वंस यू डिसाइड दैट व्हाई एम आई इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट, तो आप ये चीज जो है वो पेपर में कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेशन का अंदाज क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द सीएफओ, तो मेरे अंदाजे बयां में बहुत ज्यादा अकाउंटिंग की बातें होंगी। मेरे कंपनी के परस्पेक्टिव में मैं बहुत ज्यादा अकाउंट से रिलेटेड डिस्कशन रखूंगा। मेरे एग्जामिनेशन आंसर में मेरा अकाउंटिंग नजर आ रही होगी। बट अगर मैं सीईओ हूं, कंपनी के पेपर में आपके पास आता है कि यू आर टेकिंग एज अ पोजीशन ऑफ सीईओ ऑफ द कंपनी एंड यू नीड टू राइट टू द ओवरऑल स्टेक होल्डर कम्युनिटी, तो आप पहले अपने बिजनेस की थोड़ी सी अच्छाई करेंगे, फिर अपने बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा को बताएंगे, फिर अपने बिजनेस के ऊपर कंक्लूजन और एक लीडरशिप रिमार्क देंगे कि हाँ जी मैं बिजनेस का सीईओ हूं और मेरा रीजन ऑफ स्टैब्लिशिंग दिस बिजनेस ये है
और मैं इस बिजनेस के अंदर इस प्रपोजल में पैसा इसलिए लगाना चाह रहा हूँ, मैं आपको पूरी अश्योरिटी देता हूँ एंड आई एम टोटली कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अगर इसको आपको कह रहा हूँ कि इस बिजनेस के इस मॉडल में हमें इतने मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें प्रॉफिट होगा, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस इस बात को वैलिडेट करता है। कम्युनिकेशन मीन्स टेकिंग अ स्पेसिफिक पोजिशन इन योर एग्जामिनेशन। इसका मतलब है आपके पेपर के अंदर आपको पहली चीज बताई जाएगी, आपके पेपर के अंदर आपको पहली चीज जो आइडेंटिफाई की जाएगी वो की जाएगी हु यू आर। अब पेपर में दो तरीके होते हैं, कभी कभी वो हर क्वेश्चन का हु यू आर चेंज करता है। पेपर अगर मुश्किल होगा ना तो हर क्वेश्चन का हु यू आर चेंज होगा। पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 में आप सीएफओ का रोल है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट के रोल में आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 में आप सीईओ के रोल में है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप जो है वो लेट्स सपोज फाइनेंशियल एडवाइजर के रोल में है, अगर कोई 5 होता तो मार्केटिंग हेड के रोल में आप, अगर 6 होता तो आप कंपनी के एक लेट्स सपोज एक नॉर्मल शेयर होल्डर के रोल में है जो कंपनी से कम्युनिकेट करने जा रहा है। तो आपका रोल बदल सकता है, लेकिन पिछले 2-3 अटेम्प्ट से पेपर में वो एक ही रोल आपको दे रहा है। हर एग्जाम के सारे क्वेश्चन में वो आपको एक ही रोल दे देता है, या तो सीएफओ होता है या कंसल्टेंट होता है या फाइनेंशियल एडवाइजर होता है या सीएफओ होता है या सीईओ होता है, इस तरह के रोल आपको दे देता है और आपको बोलता है पूरे पेपर में आप सीएफओ की सोच के साथ चलें। ये होता है आपका कम्युनिकेशन। आप जब पूरे पेपर में सीएफओ की सोच के साथ चलेंगे ना तो आपको माइंड को ट्यून इन नहीं करेगा। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट अप्रोच। इंटरमिटेंट अप्रोच का मतलब है मशीन बंद की, दोबारा चलाई, अब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करना शुरू करें, मशीन बंद की, दोबारा चलाई, अब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करें। तो कम्युनिकेशन कैन समटाइम बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन सॉल्विंग द एसबीएल एग्जामिनेशन। दूसरी बात, पेपर में वो आपको दूसरी चीज बताएगा, whom are you reporting to। आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। हर एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आपका हो सकता है रिपोर्टिंग पर्सन चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सीएफओ आप रिपोर्ट कर रहे हैं सीईओ को, क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट है आप रिपोर्ट कर रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो है कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आप रिपोर्ट कर रहे हैं अकाउंट्स हेड को या अकाउंट्स डायरेक्टर को या सीईओ को या शेयर होल्डर को या प्रेस को। अच्छा, तीसरी चीज, क्वेश्चन के हर सवाल के अंदर यू विल बी टेस्टेड विद अ स्किल। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, हमारे पास कितने स्किल हैं टोटल? 5। पेपर में दे विल बी टोटल 4 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस। और हर स्किल इक्वल टेस्ट होगा। ईच स्किल will be tested for equal marks। मेरा सवाल है, हर स्किल कितने मार्क्स के लिए टेस्ट होगा? अगर टोटल 20 मार्क्स हैं प्रोफेशनल स्किल्स के, तो हर स्किल विल बी टेस्टेड फॉर 5 4 20। हर स्किल विल बी टेस्टेड फॉर 5 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस। गारंटी आपके जितने स्किल है वो सब टेस्ट हो जाएगी, जितने स्किल्स हैं वो सब टेस्ट हो जाएगी। हर स्किल टेस्ट हो, हर स्किल का इक्वल चांस है टेस्ट। क्लियर होती है बात सब? अच्छा, फिर चौथा सवाल आपसे एक पूछा जाएगा एंड दैट इज विच मॉडल विल यू अप्लाई। याद रखना, आपके पूरे एसबीएल के एग्जामिनेशन में कुछ थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं जिनको आपको पढ़ना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, रिटेन भी करना पड़ेगा, अप्लाई भी करना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पेस्टल मॉडल, पॉटर 5 फोर्स मॉडल, मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल, तारा मॉडल, risk heat map model. I can name more than 25 different models operating in SPL examination.
अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर सवाल में मॉडल लगे, कभी कभी एसएफए मॉडल भी एक है, कभी कभी जनरल मॉडल्स भी लगता है, जेनेरिक मॉडल्स भी होते हैं, जैसे सॉर्ट, टूज, कभी कभी जनरल आंसर भी बन सकता है जनरल नॉलेज की बेस पे। बस राइटिंग कैपेबिलिटीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका आंसर जो है वो डिपिक्ट करे सही सिचुएशन। सर वापस आते हैं इसके ऊपर, मैं उस चीज से इस पे इसलिए आ गया था क्योंकि मुझे पता चल जाए कि चार चीजें हमें आइडेंटिफाइड होंगी पेपर के अंदर। हु यू आर, आपका रोल बता देंगे पेपर में। हुम आर यू कम्युनिकेटिंग टू या हुम आर यू रिपोर्टिंग टू, आपने किसको लिखना है वो बता दिया जाएगा। यू विल बी टेस्टेड विद अ स्किल, आपको प्रॉपर एक स्किल के ऊपर टेस्टिंग की जाएगी, उस स्किल से रिलेटेड आपको इक्वल चांस है, यानी आपका अब इस मर्तबा कम्युनिकेशन भी टेस्ट होगा, स्केप्टिसिज्म भी टेस्ट होगा, एनालिसिस भी टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन भी टेस्ट होगा, और आपका कमर्शियल एक्यूमेंट भी टेस्ट होगा। इसका मतलब है पहले बच्चा पता क्या होता था, पिछले अटेम्प्ट से पिछले अटेम्प्ट तक, यानी 2 अटेम्प्ट्स बिफोर, व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि आपका एक स्किल 3 सवाल में भी टेस्ट हो जाता। तो अब अगर बच्चे का वही स्किल खराब है ना, तो वो पक्का फेल होता था। लेकिन अब तमाम स्किल जब टेस्ट होंगे ना, तो आपके पास होने के चांसेस फेयरली बढ़ जाएंगे, और जब तुम्हारे पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो तुम्हें एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। फिर विच मॉडल विल यू अप्लाई, यानी अब आपके पास कौन सा मॉडल की एप्लीकेशन होती है। मैंने आपको कम्युनिकेशन और उससे रिलेटेड कहानी समझाई। बेटा फिर एक चीज होती है एनालिसिस। एनालिसिस स्किल्स क्या होता है बेटा? एनालिसिस स्किल्स का मतलब है अब आपको कहा जाता है कि आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके हमारे सामने रखो। यानी आपको ऊपर दिया जाएगा कि हम एक, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, हम एक एरोस्पेस इंडस्ट्री में है या हम एक एयरप्लेन इंडस्ट्री में, और हमारा मकसद है कि हम जो है वो मुल्क की बहुत अच्छी एयरप्लेन इंडस्ट्री, पहले तो मेरे बारे में इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि मैं बहुत अच्छी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इस इंडस्ट्री का 50% मार्जिन लेके बैठा हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा मेरा मार्केट शेयर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं अर्निंग पर शेयर अच्छी दे रहा हूँ, मुल्क के इकोनॉमिक हालात अच्छे हैं। फिर वो आपसे कहेगा कि अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैं चाह रहा हूं कि मैं बराबर वाली इकोनॉमी में या अपनी ही इकोनॉमी में एक और कंपेटिटर को एक्वायर कर लूं। अब अगर मैं उस कंपेटिटर को एक्वायर करता हूं, तो उस कंपेटिटर का मुझे लेट सपोज इक्विटी शेयर खरीदना है 70%, 80%, 90%, 100%, और उस कंपनी के फाइनेंशियल हालात ये, अब वो क्या देगा, वो आपको अपना एक कंपैरिजन दे देगा, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा, बैलेंस शीट दे देगा, और फिर उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा, बैलेंस शीट दे देगा। अब वो आपसे कहेगा इसकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को देखते हुए और हमने जो आपको कहानियां बताई हैं उसको देखते हुए ये डिसाइड करो दैट शुड वी इन्वेस्ट आर पैसा हार्ड अर्न मनी इनटू दिस कंपनी और नॉट। और अगर आप ये कहते हैं कि हाँ जी आप अपना पैसा लगा दे, तो आपको एनालाइज करना है सिचुएशन को कि क्या मैं इन्वेस्ट करूं। अब आपके पास कुछ मॉडल्स हैं, आप बोलोगे सर इसका एनपीवी निकाल दो, प्रोजेक्ट को अप्रेस कर दो। अगर आपको लगता है नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छी आ रही है, अगर आपको लगता है एआरआर अच्छा आ रहा है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर सही आ रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड अच्छा है, आपको आपको लगता है कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आपके हक में है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं एक एरोप्लेन इंडस्ट्री में हूँ और मैं जो सामने वाली कंपनी एक्वायर कर रहा हूँ वो भी मेरी एरोप्लेन इंडस्ट्री है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास फेयर चांसेस हैं कि मैं अगर एक कंपनी को चलाना चाहूंगा तो चला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं एक स्टील इंडस्ट्री में हूँ और मैं सामने वाली केक इंडस्ट्री को खरीदने जा रहा हूँ, तो सर ना मेरा वहां पे कोई ताल्लुक है ना मेरा कोई डायनामिक्स है, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा रिजल्ट पोर्ट्रे कर दे, भाई मेरा इट इज नॉट द वर्क ऑफ माय फुट, ये मेरे बूट में फिट ही नहीं होती यार, ये दिस इज नॉट माय कंपनी, आई कैन नॉट वर्क इनटू दिस कंपनी। जैसे मुझे बोला जाए बिलाल साहब आप म्यूजिक इंडस्ट्री को एक्वायर कर ले, या आप म्यूजिक इंडस्ट्री के फला फला कंपनी को एक्वायर कर ले, बड़ा अच्छा मार्जिन है, बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, भाई मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना मेरी आवाज ऐसी, ना मेरा कोई इंटरेस्ट ऐसा, ना मेरा कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऐसा, आप मुझे ऑडिट करवा ले, आप मुझसे वो काम करवा ले जो मेरी इंडस्ट्री के। तो आपको कभी ये मॉडल दिया जाएगा जिसमें वो आपसे कहेगा कि ऐसी इंडस्ट्री एक्वायर करो जो आपकी सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, और कभी वो आपसे बोलेगा कि नहीं ऐसी कंपनी को एक्वायर करो जो आपकी सेम इंडस्ट्री में नहीं है, एक डिफरेंट इंडस्ट्री में बैठा। एरोस्पेस कंपनी कह रहा है भाई एक कार कम्यूट कंपनी को एक्वायर कर लो, तो ये आपको एनालिसिस देना पड़ेगा। फिर बेटा आता है स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल शक, neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad, ये आपने बचपन से सुनते हुए आ रहे, ठीक है, ऑडिट में भी सुनाए जाते हैं। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है कि देखिए आप
क्वेश्चनिंग माइंड से पूछेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पेपर में एक मर्तबा उसने कहा कि यार हमारी कंपनी में ना प्रोटेस्टर्स जो है वो दीवार फलांग के आए, और प्रोटेस्टर्स हमारी कंपनी के अंदर गेट खोल के दीवार फलांग के आके, ये एसबीएल के केस स्टडी बता रहा हूँ, दीवार फलांग के गेट खोल के प्रोटेस्टर्स हमारी कंपनी में आ गए और उन्होंने हमारी कंपनी के अंदर जो है तोड़फोड़ की। तो एक गाड़ी, हमारी कंपनी की एक गाड़ी थी, एक ड्राइवर था, उसने उनको टक्कर मार दी और उसमें से एक आदमी जो है वो इंजर्ड हो गया। प्रेस ने इसको जो है वो देख लिया और इसका हवा बना के प्रेस रिलीज कर दी। आपसे कहा जा रहा है कि आप बताएं कि आपको क्या इसके ऊपर प्रेस को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अवाम आपके खिलाफ। अब आपको ना उसने एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिया, एक एग्जिबिट दिया मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और उसमें लिखा हुआ था कि आपकी और सीईओ की और सीएफओ की और फला फला बंदे की बातें चली। बातें पढ़ते जाओगे, बहुत सारी बातें होगी। उन बातों में आप कह रहे हो वी डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, वी शुड नॉट पास एनी स्टेटमेंट, आई हैव अ मीटिंग in fala economy tomorrow, I'll be coming back after 15 days, then we'll look into this is not a giant matter for us, this is not something which is significant, let's just we should not even think about answering to the press release। ये वो बातें आपने बोल दी। वो आपसे कह रहा है, सीईओ कह रहा है कि देखो मेरा कंसर्न है कि मार्केटिंग वाला ऐसी बातें कर रहा है, ये एचआर वाला बोल रहा है कि यार हमें कोई इस पे काम ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, फला ये बोल रहा है, फला ये बोल रहा है। आपसे सवाल पूछे, आप बताएं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम छोड़ के बैठ जाए और फिर हमारा दिवालिया ही निकल जाए, लोग हमारे वाकई खिलाफ हो जाए। एंड यू नो सच कंपनीज। एरिजोना ग्रिल एक कंपनी थी, क्या हुआ, उसने स्टेक खिलाया, स्टेक खाने के बाद 2 बच्चों का इसमें इंतकाल हो गया था। पाकिस्तान के अंदर बता रहा हूँ, कराची के अंदर बता रहा हूँ। 2 फॉरनर्स के 2 बच्चे थे जिन्होंने एरिजोना ग्रिल आके स्टेक खाया, दे डाइड ऑन स्पॉट। एरिजोना ग्रिल कहता है कि भाई हमारी वजह से थोड़ी हुआ है, आज एरिजोना ग्रिल की सारी ब्रांचेस बैन है पाकिस्तान। ठीक है, तो कभी कभी आपका मीडियोकर स्टेक होल्डर भी ना आपको जो है वो अच्छा खासा टफ टाइम दे सकता है। तो वो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू। तो उस पे आप स्केप्टिसिज्म अप्लाई करेंगे। स्केप्टिसिज्म का मतलब प्रोफेशनल शक। आप उससे सवाल पूछेंगे, इज इट एथिकल नॉट टू रिप्लाई ऑन सच अ सिचुएशन, इज इट एथिकल, नहीं आप उनसे सवाल पूछेंगे, इज इट एथिकल टू गिव फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड। Why can't we give a confidential statement stating that yes, we did wrong and we apologize and we are ready for each and every punishment that you can give it to us. But let's keep our goodwill straight and strong and straightforward so that we can have a good impact in the economy as well as our company goodwill cannot be deteriorated. तो आप उसके ऊपर स्केप्टिसिज्म लगाएंगे, आप उससे प्रोफेशनली सवाल पूछेंगे। इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो हमें और अच्छे से बातें समझ आए। फिर होता है एक इवैल्यूएशन। बेटा इवैल्यूएशन का मतलब पता है क्या है, राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब क्या होता है सर? देखो इवैल्यूएशन का मतलब होता है प्रोज एंड कॉन्स बता दो। एक सिचुएशन है, आपसे कह रहा है प्रपोजल में पैसा लगा दो, या तो आप बोलोगे हाँ जी लगा दे, या आप बोलोगे नहीं जी नहीं लगाऊंगा। आप बताओ भाई, 7 प्रोज दे दिया आपने, 4 कॉन दे दिए, कंक्लूजन में आपने प्रो के हवाले से देना। 7 कॉन्स दे दिए, 4 प्रो दे दिए, कंक्लूजन में आपने बोलना मत लगाओ पैसा। ये आपकी इवैल्यूएशन के लिए थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमर्शियल एक्यूमेन। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया। मुझे एक बात बताए, मेरी कंपनी है जिसके पास एक प्रोडक्ट है ए बी सी। मेरा सवाल है, अगर इस प्रोडक्ट ए की सेल $500 है पर यूनिट, $700 पर यूनिट, $1000 पर यूनिट, कौन सी अच्छी है? ऐसे कैसे? वेरी गुड। कंपनी की कॉस्ट 200, 300, 1100। अब समझ आई मैंने क्यों ऐसा बनाया। प्रॉफिट या लॉस 300, 400, और ग्रुप प्रॉफिट क्या है? मैं आपसे 2 मिनट में एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे अगले 10 मिनट में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है, क्या करूं? ट्रांसफर कर। नहीं कंसोलिडेशन में 3 अलग प्रोडक्ट्स हैं। सी को डिसकंटिन्यू करना। वेरी गुड, बट अ वेरी बैड आंसर। ठीक है, यही सुनना था मुझे। सी
जाहिर है, लिंक से भी छोड़ो यार। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं सी को डिसकंटिन्यू करा दूं, हो सकता है मुझे फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाए पर यूनिट 110 रुपए। अभी मेरा लॉस कितना है? 100। फिक्स कॉस्ट तो बननी होती ना, अगर एक ही प्रोडक्शन प्लांट में चला रहा हूँ। तो हो सकता है मुझे 10 रुपए ऊपर पड़ जाए फिक्स कॉस्ट के। तो अभी अगर मैं 100 का बना के 100 का नुकसान उठा रहा हूँ, तो वो 110 के नुकसान से बेहतर है। तो देखो, कमर्शियल एक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस एसबीएल में वो आपको एक घुमा हुआ सवाल देगा और बोलेगा कि बताओ इसका डायरेक्ट आंसर क्या है। यानी वो आपसे बोलेगा कि ये, यानी वो आपको पता है क्या बोलेगा, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, इकोनॉमी जो है वो डिटोरिएट हो रही है, टैक्सेशन का रेट बढ़ गया, प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन को फोकस कर रही है, गवर्नमेंट ने सारी सब्सिडीज हटा दी है, गवर्नमेंट हमें सप्लाईज के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, इम्पोर्ट बैन है, फला है, फला है, फला है, 100 बातें बता दे। 100 बातें बताने के बाद बोलेगा कि क्या तुम्हें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है या नहीं। और तुम्हारा बेसाख्ता पहला जवाब निकलेगा, हाँ हाँ, इस मुल्क में जरूरत ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। एंड दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर। कमर्शियल एक्यूमेंट का मतलब है 360 डिग्री व्यू ऑफ योर कंपनी। अब आपने 360 डिग्री व्यू देना, आप हो सकता है उसके किसी गिमिक में फंस जाए। क्या मतलब है सर उसके गिमिक में फंस जाए? देखो, वो हो सकता है आपको एक ट्रिक क्वेश्चन कर रहा हो कि नीचे दिया हुआ हो कि इस बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करने का जो आरओआई है वो 58% है और हमारा करंट आरओआई जो है वो 12%। सारी बुरी बातें गई भाड़ में। 58% दिल से लगा लिया। आरओआई तो पता है ना क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 58% है। आप करेंटली, पूरी कहानी उसने बुराई बता दी, नीचे आके बोलते हैं 58% का आरओआई है करेंटली। और आप जिस मॉडल पे इस वक्त काम कर रहे हैं उसमें 12% का आरओआई। तो आप बोलोगे यार मैंने तो सोचा था इस कंपनी को बिल्कुल एक्वायर ना करो, लेकिन इतने बड़े आरओआई को देख के मुझे तो फौरन एक्वायर करना चाहिए। सो कमर्शियल एक्यूमेंट इज 360 डिग्री। अच्छा, अब 360 डिग्री का मतलब है बुराइयां छुपाओगे नहीं, अब बुराइयां भी बताओगे, लेकिन अच्छाई को ऐसे प्रेजेंट करोगे, क्योंकि तुम्हारा मेन कंक्लूजन है कि वी शुड गो फॉर दिस। तो अच्छाई को ऐसे प्रेजेंट करोगे जैसे अच्छाई इज हावी ऑन बुराई, यानी अच्छाई इज बेटर देन बुराई इन दिस केस। इसके जरिए जो है वो आपका पूरा कमर्शियल एक्यूमेंट का मामला जो है वो रिजॉल्व होता है। यहां तक सबको क्लियर होती है बात? गुड। किसी का कोई सवाल तो नहीं? सवाल है तो पूछो जी। बिल्कुल बताते हैं, मैं अभी वही उसी पे। आप ऑनलाइन वाले हजरात, आपका कोई सवाल है तो पूछो प्लीज, वरना मैं आपके डायरेक्ट पेपर पे आ जाता हूँ। पूछना है? क्या पूछना? पूछ ले भाई। 5 मार्क का आता है, 5 मार्क, तो 5 है ना। नहीं, एक सेकंड, मैंने गलत लिख दी। सॉरी, 4 है, 4। 4 मेरी मुझसे गलती से मैंने गलत लिख दिया। कहाँ लिखा है? यस, 4। मैं आपको भी दिखा भी दूँ, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जिस चीज को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ना, हम वही देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमें पेपर कैसे टेस्ट होगा, और हमारे पेपर के जो मेन क्रक्स है या मेन पॉइंट्स है उसको किस तरीके से जो है वो हमें अब्जॉर्ब करना है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक मिनट, मैं जरा ये खोल लूँ।
2 मिनट दीजिएगा मुझे बस। चले, देखिए आपके पास कुछ इस तरह का प्री सीन मटेरियल आपको पहले मिले। अब ये प्री सीन मटेरियल क्या होगा और ये किस तरह आपको अवेलेबल होगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैं गया, ये सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स, इसने आपको, ये तो खैर आपके पास एक पोर्टल का मटेरियल है, लेकिन अगर आप ये देखते हैं तो आपके पास ये वाला प्री सीन मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा। अब दिस प्री सीन मटेरियल इज ए स्पेसिमेन प्री सीन, ठीक है, ये जीलैंड करके आपको जो दिखाने वाली बात है, आप ऊपर पेज नंबर देख सकते हैं, नॉर्मली 11 से 12 पेजेस का होता है। बेटा इस प्री सीन मटेरियल के ऊपर हमने बहुत सारी वर्किंग करनी होगी, जो आपके लास्ट के 15 डेज हैं उसके ऊपर। तो अब इसके अंदर होता क्या है, आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन दी जाती है, पीएसएस का ओवरव्यू दिया, यानी कंपनी के बारे में दिया जाए, पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में देगा जिसमें वो ओवरव्यू दे रहा है। ये एक मेट्रेस कंपनी है, ये एक मेट्रेस इंडस्ट्री ऑपरेट करता है, गद्दा बनाने वाली। तो ये मेट्रेस के बारे में बता रहा है, इंडस्ट्री चैलेंजेस, इनोवेशन, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और इंडस्ट्री की आपके पास बॉडी किस तरह ऑपरेट होती है, ये खैर एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव है। फिर बेटा कंपनी के बारे में भी इसने एक ओवरव्यू दिया जिसमें आपके पास बैकग्राउंड, ओनरशिप, बोर्ड स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिस्क, सारी कहानियां दी। ये इंफॉर्मेशन यू विल बी रिसीविंग 15 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन। ये आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। इस इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कंपनी के मैट्रिक्स के बारे में, इसने मैट्रिक्स का लाइफ स्पैन वगैरह ये देखें आप, ये लाइफ स्पैन भी दे दिया इसने, इंडस्ट्री चैलेंजेस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, केपीआई, पीएसएस का ओवरव्यू, बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, चेयरमैन कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, ये सारी चीजें, गवर्नेंस, क्वालिटी, ये हमने अभी पढ़ना नहीं है, इस वजह से मैं इसको सिर्फ गो थ्रू करा रहा हूँ। ये देखें, इन्होंने वेबसाइट का एक्सट्रैक्ट भी दे दिया, इन्होंने आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दे दी, ये बहुत सारी चीजें इसने आपको प्रोवाइड की। इसके ऊपर डिटेल में आपने अपने टीचर के साथ एक एनालिसिस लेना होगा, यानी आप 15 दिन के अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें। याद रखना, पूरा का पूरा मामला प्री सीन से रिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि आपके पेपर की कॉम्पोजिशन अब कुछ ऐसी होनी है। सर आपको इस पेपर के अंदर सबसे पहले तो एक मिलेगा प्री सीन, विच यू विल बी गेटिंग 15, हाँ चीटिंग नहीं हो सकती, 15 डेज बिफोर योर एग्जाम, चीटिंग का ऑप्शन नहीं है इसमें, ये आप कर भी लें तो आपके पास अवेलेबल रहेगा। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो क्या होगी, वो पेपर के अंदर ही मिलेगी, एंड दैट इज द एग्जिबिट्स। बेटा ये एग्जिबिट्स आपके पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा। अब ये एग्जिबिट क्या हो सकते हैं, इन एग्जिबिट्स के अंदर यू कैन गेट अ प्रेस रिलीज,
प्रेस रिलीज समझते हो? कोई कंपनी ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया, उसका एक एक्सट्रैक्ट आपको उठा के दे दे, या आपको इन एग्जिबिट के अंदर एक प्रेजेंटेशन मिल सकती है, ठीक है, या इस एग्जिबिट के अंदर वो आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग दे सकता है, या इस एग्जिबिट के अंदर वो आपको प्रोवाइड कर सकता है एक कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, या वो कंपनी के बारे में एक ओवरव्यू दे सकता है कि भाई कंपनी कैसे ऑपरेट हो रही है, कंपनी के बारे में एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर सकता है, या वो कंपनी से रिलेटेड एक एक्विजिशन टारगेट दे सकता है। एक्विजिशन टारगेट पता है, रिस्क एपेटाइट पता है क्या होता है? एक कंपनी का ना डिक्टेटेड रिस्क होता है कि मैं इससे ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी पे पैसा नहीं लगा सकता। ये एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना जी, जो वो आपको डिक्टेट करते हैं कि यार देखो मैंने तुम्हारी कंपनी में 10 करोड़ रुपए लगाए हुए, तुम्हारी कंपनी की टोटल वर्थ 25 करोड़ है, अब मेरी बात सुनो, मैं एक बड़ा मेजर इन्वेस्टर हूँ, 20% से ज्यादा रिस्की मॉडल पे पैसा लगाने का सोचा भी ना 10 करोड़ निकाल लूंगा, तो तुम्हारा रिस्क एपेटाइट है 20%। तो वो हो सकता है कंपनी का एक रिस्क असेसमेंट दे दे, रिस्क एपेटाइट या असेसमेंट लिख ले। अच्छा, वो हो सकता है कंपनी का कोई लेटर दे दे आपको, जो कंपनी ने किसी को लिखा है या किसी ने कंपनी को लिखा है। वो हो सकता है इस एग्जिबिट के अंदर डायरेक्टर कॉम्पोजिशन दे दे। वो हो सकता है इस लेटर इस एग्जिबिट के अंदर नेगोशिएशन लेटर दे दे, किसी कंपनी को खरीदने जा रहा हूं, उसका नेगोशिएशन लेटर आपको दे दे। वो हो सकता है मेरा बेटा इस कंपनी के अंदर लेट्स सपोज आपको कोई ईमेल दे दे। वो हो सकता है इस कंपनी के बारे में किसी ने इस कंपनी के बारे में किसी ने अखबार में कोई 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 लेट्स सपोज न्यूज छापी है, हो सकता है आपको एक न्यूज दे दे। ये एग्जिबिट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो जितने भी फॉर्म में होंगे ना, वो सारी चीजें आपको आंसर सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगी। और इसके बाद आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जिनकी तादाद होगी आपके पास 3 क्वेश्चंस। कभी 3 हो सकते हैं, कभी 4 हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं होते नॉर्मली पेपर में। उसने देखो लास्ट अटेम्प्ट में उसने 3 दिए, और उसने ये वादा भी किया कि हम 3 ही सवाल देंगे। हाँ, हर सवाल का पार्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दो, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, सेकंड में 2, तीसरे में 4 भी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो सवाल तो 4 ही है, लेकिन बस उसने उसको ब्रेक ऐसे किया। जब तक तुम पहला सवाल सॉल्व नहीं कर लेते, तुम्हें दूसरा सवाल दिखेगा नहीं। अब इसके दो मतलब बच्चा निकालता है, सर इसका मतलब है मैं पहला सवाल सॉल्व करूंगा तो दूसरे पे जा सकता हूँ, नहीं। देखो आपकी स्क्रीन पे ना पहले एसबीएल में क्या होता था, लिखा होता था क्वेश्चन नंबर 1 2 3, आप 1 पे क्लिक करो, 2 पे क्लिक करो, सब सामने आ रहा होता था, यानी आपके सामने क्वेश्चन स्क्रॉल अप हो रहे थे, तो सारे क्वेश्चन सामने आते। अब ऐसा नहीं होगा, अब पहले पेज पे पूरा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। आपके पास टोटल क्वेश्चंस की तादाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे, थर्ड को सॉल्व करेंगे। आपके पास 3 रिस्पॉन्सेज एरिया होते हैं। आपको पहला जो रिस्पॉन्स एरिया दिया जाता है वो होगा आपका वर्ड, ठीक है जी। दूसरा रिस्पॉन्स एरिया होता है आपका एक्सेल, और तीसरा रिस्पॉन्स एरिया होता है आपका स्लाइड, प्रेजेंटेशन स्लाइड। आपसे वो ये सारी चीजें बनाने को भी कह सकता है कि आप लेटर लिख के दिखाएं, आप मेमो बनाएं, आप वेबसाइट पे का एक पार्ट बना के दें। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेपर पास करने का और फेल करने का एक ब्लंडर, और पास करने का एक बेहतरीन तरीका। एसीसीए दिसंबर 2020 के एग्जामिनर, 2021 सितंबर एग्जामिनर,
2022 दिसंबर नहीं जून एग्जामिनर, तीनों एग्जामिनर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक ही बात बोली, the biggest blunder that the students make is not remembering the format of the question that is being asked. यार एक बात बताओ, इतने मतलब मासूम सी बात है, मतलब मैं ना तुम्हें कोई फाइनेंशियल एनालिसिस देने को बोल रहा हूँ, ना मैं तुमसे ईपीएस निकाल रहा हूँ कि तुम लोग डाइल्यूटेड और बेसिक के चक्कर में फंसे रहो, प्रेफरेंस का क्या करना नहीं चाहिए यार। यार तुम लोग इसके फॉर्मेट्स भी रट्टा नहीं लगा सकते क्या? लेटर में टू कहाँ आएगा, फ्रॉम कहाँ आएगा, यार बच्चा इस चीज का रट्टा नहीं लगा। बच्चा कहता है सर वो मैं भूल गया पेपर, सर वो लेटर लिखने लगा था, समझ ही नहीं आ रहा रिपोर्ट और लेटर के अंदर फॉर्मेट में फर्क क्या होता है। रिपोर्ट में एफओए से शुरू होता है, फॉर द अटेंशन ऑफ, लेटर में टू से शुरू होता है, फॉर्मेट तक के एसबीएल में मार्क्स। आपसे पेपर में ये नहीं बोलेगा कि लिखना शुरू कर दो फौरन, वो बोलेगा देखो ये चीज लेटर फॉर्म में लिखो, राइट अ लेटर टू द सीईओ डिक्टेटिंग दिस, write a report to the CFO evaluating this, write this, write that, ये सारी चीजें आपने लिखनी है and ultimately you will be in a greater position to pass your exam. मुझे बताएं क्या मुश्किल है यार इस एग्जामिनेशन, इट्स अ इजी एग्जाम। हाँ चीजें बहुत सारी हैं। सर अब एक सवाल आता है, क्या हम इसे 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट कर लेंगे? लास्ट अटेम्प्ट में मेरी क्लास से 90% बच्चों ने इसको 3 घंटे में पूरा अटेम्प्ट कर लिया। अभी रिजल्ट नहीं आया तो मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, सॉरी मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, लेकिन यार मेरी असम्पशन है कि एसीसी जब भी पेपर बनाता है बड़ा बैलेंस कराता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना जो 10% बच्चा जिसने पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं किया ना, मैं आपको आज ये बात ऑन रिकॉर्ड, और ये लेक्चर यूट्यूब पे भी जाएगा, ऑन रिकॉर्ड ये क्या कि उसमें से हार्डली 1 से 2% बच्चा होगा 10% में से जो पास करेगा एग्जाम। देखिए इस पेपर को पास करने का ना सबसे आसान तरीका पता है क्या है? पेपर कंप्लीशन। ये भरम में मत रहना कि सर मैंने अपना F7 का पेपर 80% अटेम्प्ट किया था 67 आ गए, सर मैंने अपना F9 का पेपर 70% अटेम्प्ट किया था 71 आ गए। इस भरम में अगर आप रहे एसबीएल नहीं पास होगा, नहीं। देखें थ्योरेटिकल एग्जाम में 99% भी नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने 99 पे भी आकर मुझे बोला ना कि सर पेपर पूरा नहीं हुआ, यार बच्चे क्या दिमाग चेक करें आप। बच्चा मुझे कहता है सर पेपर एग्जाम पूरा नहीं हुआ, तो यार अगर आपका एग्जाम पूरा नहीं हुआ तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप 70-80% एग्जाम करके आए और उसमें से 50% थ्योरेटिकल पेपर में ले लेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट 100% मार्क्स इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या किसी भी क्वेश्चन में। यानी आपका 100% एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता ना। The best marks that was given by the ACC examiner to my student was Arisha Adnan. उसके 81% आए हैं एसबीएल में, ठीक है, और 82 पे उस साल में पोजीशन बनी थी लाहौर में। 82% पे उस बच्ची की, एक बच्ची है जिसकी पोजीशन बनी, और ये वो वाहिद अटेम्प्ट है जिसमें 82 पे बनी थी। उससे पहले जितनी भी अटेम्प्ट थी 78, 76, 79। तो सोचो जब पोजीशन इतने पे है तो पास कितने पे होगा? 55, 51 से लेके कुछ भी ऊपर सा बच्चा। देखिए मैं आपको ये बता दूं, हमारा 3 महीने में पढ़ने का मकसद पता है क्या है? पेपर पास करना। सर आपके बच्चों ने पेपर पास किया बेटा, ग्लोबल रिजल्ट से हमारा 10%, 5%, 7% ऊपर ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपको ये बात आपकी क्लास में बैठे बैठे आपके सामने बोल कि बेटा आप में से जितने बच्चे इस वक्त बैठे हुए हैं ना, 100% क्लास पास नहीं होगी। अब तुम्हें मैं बुरा लगूं या बोले यार इस क्लास के बाद बोले यार इस आदमी से पढ़ना ही नहीं है, एक ऐसी अजीब सी डराने वाली बात कर, देखो मैं आपसे सच कह रहा हूँ, 100% बच्चा पास हो जाए तो यार एसीसी मुझे एग्जामिनर ही रख लेगा, भाई तू आगे पेपर बना ले। 100% बच्चा पास मेरा आज तक किसी बैच में एसबीएल के नहीं हुआ, और अगर कोई क्लेम करता है तो उसके बाद बच्चे ही दो होंगे, हो ही नहीं सकता ना भाई। पी सीरीज में 100% मैं बोलूँ यार मेरा तो बच्चा 100% पास हुआ, आप शेख बिलाल से पढ़ ले, पॉसिबल ही नहीं। हाँ मैं ये जरूर बोलता हूँ मेरा 65%, 55%, 58%, 56% मेरा रिजल्ट रहा है, लेकिन सर 41, 42% बच्चा फेल हुआ और आप लोगों में से ही होगा, तो हमें उसमें नहीं जाना। उस 42% बच्चे की कैपेसिटी बता देता हूँ मैं, ताकि आप उसमें ना जाए।
42% बच्चे की सबसे बेस्ट बात ये होती थी कि वो पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करते। वो इसी भरम में होता है कि सर आप कुछ भी बोले, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा आज तक एसीसी का पेपर पूरा नहीं हुआ, तो एसबीएल क्या उखाड़ सकता है मेरा? और मैंने आज तक सारे पेपर फर्स्ट है। मैंने लोगों के भरम टूटते देखे हैं कि सर मैंने आज तक कोई पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं किया था। देख लें आप, मैंने पूरा अटेम्प्ट आज भी एसबीएल नहीं किया और आप देखे पास होकर दिखा दिया। मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। मैं तुम्हें बता दूं, देखिए, इफ यू आर लूजिंग 10% मार्क्स बाय नॉट अटेम्प्टिंग एन एग्जामिनेशन, दिस मीन दैट यू आर एक्चुअली लूजिंग वन स्पेसिफिक अटेम्प्ट। और देखिए एक बात है, एसीसी को अमीर करने की जरूरत नहीं है, इसी से बहुत अमीर है। आपको गरीब करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास पैसे बड़े मुश्किल से आ, सर इस वक्त 1 लाख प्लस का ये एग्जाम हुआ है, मेरी फीस मिला के, इंस्टीट्यूट की फीस, ये वो, आना जाना, कम्यूट करना, दिस इज अ गॉड डैम 1 लाख रुपीज पेपर। आप इस वक्त मुझ पे 1 लाख रुपए का भरोसा करने जा रहे हैं। तो अगर आप मुझ पे 1 लाख का भरोसा करने जा रहे हैं, तो मैं भी अपनी 1 लाख रुपए वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ करने आ रहा हूँ। देखो मेरी पढ़ाने का ना एक छोटा सा अंदाज है, मैं खास तौर पर खवातीन से बात करूँ। यार देखें, अगर पेपर आपके प्रैक्टिस के दौरान अगर मैं आपसे ये कहूँ, मेरे साथ एक केस ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कितना पथेटिक आंसर लिखा है तुमने, कितना बकवास आंसर लिखा है क्लास के अंदर, अगर मैं आपसे कहूँ तो बुरा नहीं मानिए। ठीक है, आपकी यहाँ की इज्जत यही है। आपको मैं यहाँ जितना, और खास तौर पर मर्दों से भी, दिल पे मत ले लो। एक अटेम्प्ट में एक खातून फूट फूट के रोना शुरू हो गई थी क्लास में, बाद में मुझे लगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, लेकिन मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ पेपर चेक करते हुए। मैं जब आपको क्लास में बैठा के आपका पेपर चेक कर रहा हूँ ना, तो प्लीज मुझे ये आगे नहीं कहना कि सॉरी यार आप डांटने वाले होते कौन। मैं डांटूंगा। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में हमने मोर देन 158 क्वेश्चन चेक किए, 158। यार कोई छोटी बात नहीं है। आपको जो प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा ना, आपने वो प्रैक्टिस मटेरियल मुझसे चेक कराना है बाय एनी कॉस्ट, क्योंकि आप इस चीज के पैसे भर। देखिए मैं हर अटेम्प्ट में बच्चे को एक बात कहता हूँ, मेरे पास ना लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में एक यूके की स्टूडेंट आई, हम लोग रिकॉर्डेड भी बेचते इंग्लिश में। तो उसने मुझे बोला सर मुझे आपसे पेपर चेक करवाना है। मैंने कहा ओके बेटा, यू कैन सेंड मी योर पेपर, आई विल चेक इट। मैंने चेक किया, उसने मुझे बोला सर व्हाट शुड बी द चार्जेस। मैंने कहा नहीं नहीं यार, क्या, हम पाकिस्तानी तो इसमें बड़े माहिर हैं। आप किसी कोई आपसे रास्ता पूछ ले, आप घर तक छोड़ आते हो उसको। तो हम पाकिस्तानी फ्री में काम करने के माहिर, मैंने बोला यार नहीं, आप पैसे पे ना करें, कोई पैसे की जरूरत। कह रहे नहीं नहीं सर, आई वांट यू टू बी चेकिंग माय एग्जामिनेशन वेरी रिलायबली। मतलब उसने मुझे बोला कि यार देखो बात सुनो, ये तुमने जो है ना इस पे धूल नहीं चटानी, तुमने पेपर चेक करना, मैं पैसे दूंगा। अब मैंने कहा ठीक है, जब एक बंदा मुझे इस तरह बोल रहा है कि मेरा पेपर फजूल का नहीं चेक करना, मेरा पेपर तरीके से चेक करना, तो मैंने कहा ठीक है, आई विल चार्ज यू। उसने मुझे बोला सर आई विल पे यू 50 पाउंड। 50 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 400 करना, था क्या होता है? 20,000। देखो याद रखना मेरी बात, जब तक मुझे उस चीज का मजा नहीं लग रहा ना, मुझसे पेपर चेक करा। अनकरीब अगर मुझे उसका मजा आ गया, तो पेपर चेकिंग के भी पैसे चार्ज। अभी ये फ्री में है तुम्हारे लिए। 158 पेपर मैंने चेक किए हैं, मैं आपको बाखुदा बताऊं। 158 मीन्स 150, हर अटेम्प्ट में हमारे इतने जाते यार। 158 भाई, देखो मेरा काम आपके साथ इस क्लासरूम में बैठ के काम नहीं करना, और ये खुद ये नहीं बोलना सर एग्जामिनेशन का आंसर पढ़ लिया, अपना आंसर पढ़ लिया, इतना खूबसूरत लगा मुझे मेरा आंसर कि मैंने कहा एग्जामिनर को तो लिखना नहीं आता। झूठ बोलते हैं वो बच्चे जो कहते हैं मैंने एग्जामिनेशन एग्जामिनर के आंसर से मैच कर, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगती है उन बच्चों की जो कहते हैं मैंने एग्जामिनर के आंसर से जो है ना मैच कर लिया। सर आप बेफिक्र यार, ये इस गिमिक और इस माइंड फ्रेम के साथ मत बैठना। आपका आंसर आप खुद नहीं चेक कर सकते, ये आपका ब्लंडर होगा अगर आप अपना आंसर जो है वो खुद चेक कर रहे हैं। यार किसी के पास सी टाइप चार्जर है सर? अगर है तो प्लीज दे दो, मैं अपना भूल आया। हाँ टाइप सी है प्लीज, थैंक यू। नहीं चल रहा है, ये सही है किसी का सर? ये बंद हो जाएगा।
ये दे दो। ठीक है जी। तो यार इस मिथ में नहीं रहना कि सर बिलाल आपने जो है वो आ, मैंने पेपर के आंसर देखे। मेरे पास वो बच्चे ज्यादा फेल होते हैं जो ये कहते हैं। आई कैन शो यू मैसेजेस ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने एक भी पेपर चेक नहीं करा। बोल बोल के 10,000 बार बोला है पेपर चेक करा दो, नहीं सर मैं तो ऑफिस में बिजी, सर मेरा तो फला जगह क्लाइंट लगा हुआ है, पता नहीं कौन से घरों में क्लाइंट लगा हुआ है, सर मैं तो क्लास लेने आ रहा हूँ आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। यार देखो, एसबीएल 3 महीने में हो सकता है, हाँ। पेपर सर घर यहाँ से जाने के बाद घर पे कुछ पढ़ने की जरूरत है, भले ना पढ़ो, पास हो सकते हो। एक चीज कर लो, जब पेपर करने को कहूं मुझे पेपर देखे, मैं खुद करवाऊंगा। मैं शुरू का हाथ पकड़ के आपको पेपर लिखना सिखाऊंगा। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूं ना, करके देना, शर्माना नहीं है इसके। मसला ये है कि जब आप क्लास में बैठे होते हैं ना, खास तौर पर फिजिकल की बात करो, क्लास में बैठा होता है ना, अब मैं आऊंगा ना वो बच्चा पेपर करेगा ही। क्यों? उसको पता है ये डांटेगा। तो यार सुन लेना डांट, तुम्हारा फायदा है। मैं सच बता रहा हूँ, लाख रुपए का एग्जाम है ये। आप, मैं बल्कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको मुझसे ज्यादा पता है। कितने कितने पाउंड का है पता है आपको? 230 पाउंड, 238 पाउंड, 238 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 400। इस वक्त 400 रुपए का पाउंड हुआ है। आप कर 40 40 80 हजार तो 200 ही हो गए। 95 200 प्लस माई फीस, मोर देन 1,20,000। जहर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी होगी, प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ऊपर आपने आना है जाना है, इमोशनल कॉस्ट भी तो है, टाइम भी तो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है। आप 1.5 लाख रुपए का भरोसा करके बैठे थे इसको, और आप 1.5 लाख का ब्लंडर भी करके बैठ सकते हैं इस क्लास। देखो मैं ये सारी बातें ना फर्स्ट क्लास में क्यों क्लियर कर देता हूँ यार, तुम्हें, यू हैव चॉइसेस, यू हैव ऑनलाइन चॉइसेस, यू हैव फेस टू फेस चॉइसेस, आपके पास टीचर्स की भी कमी नहीं है। पढ़ लो, किसी से भी पढ़ना पढ़ लो। चूज सिर्फ ये करना, देखो पेपर में पास होने के लिए पेपर से पहले अटेम्प्ट होना जरूरी है। अगर तुमने पेपर से पहले 8 10 पास पेपर नहीं सॉल्व किए, यू आर गॉन। मैं तुम्हें पेपर से पहले ये बता दूं, आखिरी क्लास में ना मैं बच्चा पकड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ बात सुनो, एक भी पेपर नहीं चेक कराया तुम्हारा, बहुत मुश्किल है पास हो। अब चाहे तुम्हें मैं तुम्हें बुरा लगूं, मैं तुम्हें खराब लगूं, या मैं तुम्हें एक बुरा टीचर लगूं, लेकिन यार मैं आपके मुंह पे तुम्हें बोल, अगर तुमने पास पेपर्स नहीं चेक कराए मुझे, यू आर गॉन। ये आपका, समझे, एंड पॉइंट। नाउ यू कैन नॉट अर्न गुड मार्क्स। मुश्किल है आपके लिए। ठीक हो गई बात। एक चीज हम और देखना चाहते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो प्लीज पूछो। बेटा बिल्कुल ऑनलाइन वालों का भी फीडबैक होगा। देखो फीडबैक का मैं आपको तरीका बताता हूँ। फीडबैक का तरीका ये होगा कि आपने मुझे जो है ना, मैं इसका एक ऑप्शन होता है। देखिए मैं सुबह में जो है ना ऑफिस में होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने चेक किए, आपने सॉल्व किए होंगे, वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज में भेजेंगे। आपने कोई किट नहीं खरीदनी, आपने कोई बुक नहीं खरीदनी, सारे हैंडआउट्स मैं दूंगा, सारे नोट्स मैं दूंगा। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए और आप खुद होना चाहिए। कोशिश करो जो कराची का बच्चा है वो फिजिकल आ सकता है, फिजिकल आए। जो नहीं आ सकता वो लाइव ले लो, जो नहीं ले सकता वो रिकॉर्डेड ले लो। रिकॉर्डिंग आखिरी में मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स करके देखने का कोई फायदा नहीं। सर मैंने आपको सुना 1.75 में, आप उसमें भी तेज नहीं लग रहे थे। यार आपको अगर मैं स्लो लगूंगा ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैं थोड़ा सा चीजों को ज्यादा पढ़ाता हूँ। इट टेक्स 120 130 आवर्स टू कंप्लीट द इंटायर एसबीएल सिलेबस। ठीक है, ये 120 घंटे का प्रॉपर एक सिलेबस है। ये 3 महीने में हर बच्चा करता है, आप भी कर सकते हैं। बट इसको समझना और करने का तरीका क्या है, प्रैक्टिस। मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा था, मेरी बात रह गई। हम्म, अच्छा।
यार एक काम करो जरा, जरा 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 2 मिनट दे मुझे। आपके डेज फिक्स होंगे। एक तो आपका वेनेसडे का दिन होगा, ठीक है। अब मुझे थर्सडे और फ्राइडे में से एक चेक करना है, या तो थर्सडे होगा या फ्राइडे। मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी थर्सडे, ठीक है। और फिर एक सैटरडे। और कोई एक्स्ट्रा क्लास? हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा होगी तो फ्राइडे या संडे में होगी। अभी हम 3 दिन रख रहे हैं रिजल्ट तक। रिजल्ट आ जाएगा तो वील टेक इट 4 डेज, एंड देन लास्ट मंथ में 5 डेज। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, डे वन में बता दूं, पेपर कब होगा आपका? 6 तारीख को। आपको छोड़ा कब जाएगा? 1 तारीख। यू विल हैव 4 to 5 days एट योर। मुझे, हाँ, यार देखो 3 महीने में एग्जाम, क्योंकि 15 दिन पहले स्पेसिमेन आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं आपको 15 दिन पहले छोड़ दूं तो आप घर पे क्या करेंगे? स्पेसिमेन कैसे करेंगे? तो मैं पहले छोड़ता था, मैं पहले 25, 26, 27 तक बच्चे को घर भेज देता था। अब मैं साफ बता रहा हूं, भले आप किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो जो आपको बोले नहीं नहीं मैं तो 15 दिन बिलाल से क्यों पढ़ रहा हूं, 15 दिन पहले मैं छोड़ दूंगा। तो फिर ये तो, या तो वो स्पेसिमेन नहीं कराएगा, या अगर वो स्पेसिमेन कराएगा तो पता नहीं कैसे छोड़ेगा, या वो इसी से पहले लेके आ जाएगा, पहले तो आ नहीं सकता। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, फर्स्ट विल बी योर लास्ट डे। ना उससे पहले ना उसके बाद। मैं सेकंड को नहीं बुला। पूरे सेशन में आपका एक नॉर्मल क्लासेस चलेंगी और एक नॉर्मल नोट्स होंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डिटेल प्रोफेशनल फॉर्मेट्स दूंगा, प्रोफेशनल स्किल्स के सारी चीजें सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, हैंडआउट्स वगैरह आपको कुछ खरीदने की जरूरत। पहली चीज। दूसरी चीज, 15 दिन पहले स्पेसिमेन आएगा तो हम उसे वर्कशॉप का नाम देंगे। उसके अंदर हम स्पेसिमेन को पढ़ेंगे, पास पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक एग्जाम करेंगे। मॉक एग्जाम, स्पेसिमेन, पास पेपर। स्पेसिमेन को हम 4 बार पढ़ेंगे। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने 4 डिफरेंट क्लासेस रखी थी और 4 एनालिसिस दिए। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो 4 हमने स्पेसिमेन पढ़ा, फिर हमने उसके ऊपर नोटिंग की अपनी, कि क्या क्या पूछा है, क्या इंडस्ट्री जार्गन है, क्या कहानियां बताई। हमने 3 घंटे की क्लास में एक 12 पेज का स्पेसिमेन पढ़ा और उसको पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया। फिर उसके बाद मैं एक डिटेल एनालिसिस लिख के लाया था और फिर 12 पेज का उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किया। फिर उसके बाद उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले। जब ये सब हो गया ना, तब बच्चे के दिमाग में स्पेसिमेन बैठ गया था। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार बच्चे के दिमाग में स्पेसिमेन बैठ गया, तो उसका बहुत बड़ा एक रीजन। यार, यार ये लोड नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, वर्बली बता देता हूँ, माजरत ये आई गेस इसी से की वेबसाइट इस वक्त डाउन हुई है, क्योंकि मेरा तो अकाउंट खुल जाता है और मेरा तो उस पर आ गया। चल, हमजला मसला तो नहीं है? मसला चल।
2 मिनट जरा दें ताकि मैं वो कर सकूं। वैसे प्रेफर क्या होगा कि फिजिकल में या ऑनलाइन, क्योंकि अगर जो जॉब कर रहे हैं वो यहाँ आएंगे देखो, डायरेक्ट तो मैं आपको बताऊं, अभी तो चले आज सैटरडे है, आज मेरी भी छुट्टी थी, तो मैं भी जरा वो आपको बड़ा हैप्पी एंड हैपनिंग लग रहा। मुझे भी मुश्किल होती है यार। मैं आई गो टू साइट एरिया एंड आई लिव इन डिफेंस। ठीक है, इट टेक्स 1 आवर कि मैं अपने घर से उधर जाऊँ। फिर मैं उधर से 6 घंटे काम करने के बाद सीधा यहाँ आता हूँ। फिर मैं यहाँ पढ़ाने के बाद घर जाता हूँ। ठीक है, तो इट टेक्स 10 आवर्स, स्ट्रेट अवे 10 आवर्स, मैं मजाक नहीं कर रहा। स्ट्रेट अवे 10 घंटे की मेरी जो है वो एक स्पेसिफिक ड्यूटी है। अब यार देखो, अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो तुम्हारे तो पैसे लगे। बेहतर क्या है, आप फेस टू फेस या लाइव ऑनलाइन, जो आपको सही। आप कभी ब्लेंड ले लें, आप बोले आप फेस टू फेस आ जाए, आप ऑनलाइन आ जाए, मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन देखो, कंप्लीटली रिकॉर्डिंग में ना आप मुझसे कट ऑफ हो जाते हो। जैसे मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो सेशन के आखिर में कहते हैं, सर क्या हाल है आपके। मैं कहता हूँ जी ठीक हूँ, आप कौन। कहते हैं सर मैंने आपसे एसबीएल पढ़ा था लास्ट सेशन। उनका बेटा आपको मैंने कभी ना देखा, ना सुना, ना जाना, ना कभी आपने कोई मैसेज किया। सर हाँ, वो मैंने आंसर देख लिए थे, पेपर हो गया, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग। 16 तारीख को रिजल्ट वाले दिन आ गया, सर वो पेपर फेल हो गया। कितने में? 34। क्यों फेल हुआ? क्योंकि आपने मुझसे कभी बात ही नहीं की, आपने अपने पैसे जाया किए। ठीक है, तो या तो दो सिचुएशन होती है, आखिर में आके सर मैं नहीं दे रहा, बताएं क्या करूं, कौन सी बीमारी भेजूं एसी से को, ठीक है, और कैसा सर्टिफिकेट बनूं, या सर मैं दे रहा हूँ, अब बताएं मैं क्या करूं। मुझे वही वाली बीमारी हुई है जो आपने डे वन देखिए। डे वन पे आप लोग फुल एंथुसियास्टिक है सर, यस सर हम करेंगे, 1 महीना गुजरने दें, आप सबका जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा, सर दे रहे हैं ना सर, क्या रोज मैसेज करके पूछते रहते हैं आप मुझसे कि पेपर कब दोगे, पेपर कब, प्रैक्टिस क्वेश्चन कब लिख के दोगे। करना है यार, देखो 3 महीने की बात है, कुछ नहीं हो, आ जाओ। बेहतर है कि आप फिजिकल, लाइव, ऑनलाइन या रिकॉर्डेड भी लेना ना, तो पूरा रिकॉर्डिंग के ऊपर भरोसा ना रखो, थोड़ा सा सपोर्ट में रहो। अच्छा, ये थोड़ा सा प्री सीन का स्ट्रक्चर है जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, आपने ये सारी चीजें पहले से देखी हुई है। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गो थ्रू दिस। आई गेस हम सीधा अपने एग्जाम पे आते हैं। वो आपसे कह रहा है भाई कॉपी पेस्टिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप कर लें, आपको कोई मसला नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 100 मार्क्स का एग्जाम है, 50% पासिंग मार्क्स है, अगेन सब कुछ सेम ही है। ये ले, अच्छा अब सुन लो बात। ये जो पी ये जो प्री सीन है ना बेटा, ये प्री सीन तुम्हें 15 दिन पहले भी मिलेगा और अभी भी मिलेगा, यानी पेपर में भी ये प्री सीन है। अब यार यहाँ पे ना लास्ट अटेम्प्ट में बच्चे से एक बच्चा ऐसा था जिसने गलती की, और उसने मुझसे पूरा सेशन नहीं पढ़ा था, आखिरी के 10 दिन में आया और उसने मुझे बोला सर मेरे टीचर ने तो कहा है कि प्री सीन पेपर में खोल लेना और पढ़ते रहना। यार एक बात बताओ, 3 घंटा पेपर करने का मकसद क्या है? कि तुम वो इन्फॉर्मेशन जो घर पे पढ़ के आए उसको बार बार ना खो। देखो बच्चा ना ब्लंडर कहाँ करेगा, ब्लंडर ये करेगा कि मैं अगर पेपर में ये प्री सीन खोल के पूरा पढ़ना शुरू हो, तो आपका 1.5 घंटा तो निकल गया। अब जो बाकी का आपका 1.5 घंटा बचा उसमें आप आंसर कैसे करें? आपने पेपर से पहले इस प्री सीन को 4 से 6 मरतबा पढ़ के उसको घोल के सर के अंदर, दिमाग के अंदर, घुटने के अंदर बिठा लेना, इतना बैठ जाए कि आपको पेपर के ऊपर वर्ड याद हो कि प्री सीन के तीसरे पेज पे अली का नाम दिया, प्री सीन के चौथे पेज पे फाइनेंशियल एनालिसिस का 28% मार्कअप बताया, प्री सीन के आखिरी पेज पे उसने ईपीएस बताया हुआ है ₹3.5 का। आपको 4-6 चीजें याद हो जाएगी, 10-15 चीजें आपने दिमाग में बिठा ली, प्री सीन आपको दिया जाएगा
लेकिन आप इसे तब खोलेंगे जब आपको कोई चीज याद नहीं आ रही हो, आपने कहा अच्छा हाँ ये सही है, चलो अब इसको लिखना शुरू करो। प्री सीन पेपर में बार बार नहीं खुलेगा, ये 15 दिन पहले आपके पास पूरा का पूरा अवेलेबल होगा और वही चीज पेपर में आएगी। एक बच्चा उल्टा सवाल पूछे, सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्री सीन जो हमें दे उससे कुछ ज्यादा इधर दे दे? क्यों देगा ज्यादा जब उसने बोल दिया? हाँ, पेपर में जो पढ़ने वाला है ना वो ये होता है एग्जिबिट। आप देख लें ये क्या दिया हुआ है एग्जिबिट, क्या दिया हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको कहा था ना बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, इसने दे दिया एक कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ, इस कंपनी का चल रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट का बैकग्राउंड और कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स दे दिया। दूसरा एग्जिबिट क्या दिया हुआ है बेटा, देख सकते हैं आप, दिस इज स्टाफ सर्वे। स्टाफ से एचआर वालों ने सर्वे लिया और क्या बताया, सीईओ बता रहे, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ने बताया, ऑपरेशन डायरेक्टर ने बताया, फाइनेंस, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ओके, फिर तीसरा एग्जिबिट क्या है? तीसरा एग्जिबिट क्या है बेटा? तीसरा एग्जिबिट है आपकी एक ईमेल। आपको किसी ने कोई ईमेल लिखी है ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ने, बिजनेस एनालिसिस, स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक हो गया, ये आपने पढ़ना है। चौथा एग्जिबिट क्या है बेटा? चौथा एग्जिबिट है आपका जिसके अंदर उसने आपको अगेन एक ईमेल दी है जो कि आपको फाइनेंस डायरेक्टर ने। ये चार एग्जिबिट पढ़ने के बाद मैंने आपसे कहा था कितने टास्क होंगे? 3 टास्क। टास्क 1 नजर आ रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। टास्क 2 नजर आ रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टास्क 3 नजर आ रहे हैं, 3 के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन बंद हो गया। ये आ गया, केस स्टडी आ गया। 3 टास्क है, 3 ही टास्क है, 3 ही टास्क रहेंगे। वापस आ जाए सर जी। केस स्टडी में बैकग्राउंड दिया हुआ होगा, ये भी पेपर में मिलेगा, पेपर से पहले नहीं मिलेगा। पेपर से पहले सिर्फ पील स्लीप सॉल्यूशन का प्री सीन आपके पास मिलेगा। इसके ऊपर के एग्जिबिट्स, इसके नीचे के टास्क आपको नहीं मिलेंगे। आपके पास 3 रिस्पॉन्सेज हैं, नीचे देख लो आप। वर्ड रिस्पॉन्स, ये देखें आप, रेड हो रहा है। आपके पास स्प्रेडशीट है, आपके पास स्लाइड है, प्रेजेंटेशन स्लाइड, वर्ड रिस्पॉन्स एंड स्प्रेडशीट। टास्क नंबर 1, सर जो आपने बातें बोली हैं वो बातें प्रूफ करे। बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ स्किल कौन सा टेस्ट हो रहा है? एनालिसिस। ये देख ले आप, कौन सा स्किल टेस्ट हो रहा है बेटा? एनालिसिस स्किल्स। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जी। कौन सा स्किल टेस्ट हो रहा है? एनालिसिस। सर आपने ये तो नहीं बताया कि हमारा वो क्या है, हमारा इसमें रोल क्या होगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द प्री सीन इन्फॉर्मेशन यू हैव ऑलरेडी फेमिलराइज विद, ये उसने बता दिया। हो सकता है इसने प्री सीन के अंदर दिया हुआ हो कि आपका रोल इसमें क्या होगा, नहीं दिया हुआ होगा तो हमें जो है वो अलग से ये बता रहा होगा कहीं ना कहीं। कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ एग्जिबिट के अंदर, पील स्लीप सॉल्यूशन इज अ कंपनी, यू आर एन इंडिपेंडेंट, ये रहा, यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट employed by company to advise PSS board of director on various strategic projects and initiation। आ जाए जी, मैंने 4 बातें बोली है, आपको पता चल गया हु यू आर। टास्क नंबर 1 पे आ जाओ। टास्क नंबर 1 34 मार्क्स का है। The chief executive have been approached by a charity, prepare a report to the, किसको लिख रहे हो? बोर्ड को। क्या लिख रहे हो? रिपोर्ट। फॉर्मेट रिपोर्ट का याद होना चाहिए, टू बोर्ड होना चाहिए। यू आर दी एक्सटर्नल कंसल्टेंट एनालिस्ट, जो भी नाम दिया हुआ है इसने। और तीसरी चीज, कौन सा स्किल टेस्ट हो रहा है? एनालिसिस। अभी जो मुझसे गलती हो गई थी, कितने मार्क्स है? 4। कितना कौन सा पार्ट है? पार्ट ए। पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी पे क्या कह रहे हैं बेटा? प्रिपेयर 2 presentation slides with accompanying notes which can be presented in the next board meeting, which explain the action which PSS will take to comply with EMAS. EMAS is Environmental Management Accounting Software. And outline the key area that should be included in environmental policy. कितने मार्क्स है? 10। स्किल कौन सा है? कम्युनिकेशन स्किल। मार्क्स कितने हैं? याद रखना, अगर मैं गलत बोलूंगा तो आपने मुझे रोकना है। सर 4 और 4 कितने होते हैं? 8।
पहले टॉपिक, पहले क्वेश्चन में 8 मार्क्स। पहले क्वेश्चन में कौन से स्किल टेस्ट हो गए? एनालिसिस एंड, पांचों स्किल का टेस्ट होना, हर स्किल का 4 मार्क का टेस्ट होना लाजमी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 क्या कहते हैं सर? टास्क नंबर 2 कहता है आपने जो है वो ब्रीफिंग पेपर बनाना है फॉर दी चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या बताना है उसमें? 2 बातें बतानी है, तो हम आगे जाके देखेंगे। मार्क, स्किल कौन सा है? स्केप्टिसिज्म। कितने मार्क्स हैं? 4। 3 स्किल हो चुके हैं, 12 मार्क हो चुके हैं, 20 पे लॉक करेंगे। 5 स्किल पूरे टेस्ट हो गए, पांचों इक्वल चांस रखते। नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट ईमेल ड्राफ्ट करनी है। क्या फॉर्मेटिंग समझ आ रही है कि हर चीज का फॉर्मेट अलग होगा? ईमेल ड्राफ्ट करनी है, किसको? ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर को। किस बारे में? आपने कमर्शियल एक्यूमेन स्किल दे रहा है, 4 स्किल टेस्ट हो गए। कमर्शियल एक्यूमेन, ये देख लें आप, कमर्शियल एक्यूमेन स्किल बनाना क्या है? ईमेल। मार्क्स कितने हैं? 4। कितने मार्क्स हो गए? 16। कितने स्किल हो गए? 4। सर अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आखिर में 1 स्किल और 1 मार्क, 4 मार्क वाला रह जाना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तीसरा उठा लेते सवाल। जी जनाब, प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट। PSS could benefit from analyzing analysis skills। जी, स्किल कौन सा टेस्ट हो रहा है यहाँ पे? सर ये रहा इवैल्यूएशन स्किल। 5वां स्किल टेस्ट हो गया। कोई स्किल की रिपीटेशन हुई? नहीं। मुझे बताइए मार्क्स 4, इसका मतलब है टोटल कितने हो गए? 20। 20 मार्क्स, 5 स्किल्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 सवाल, 4 एग्जिबिट, 1 प्री से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 20 स्किल्स, 20 मार्क के स्किल्स, 4 एग्जिबिट, 3 क्वेश्चन, फिक्स 3 क्वेश्चन, 1 प्री सीन, 5 स्किल्स, पांचों के इक्वल मार्क्स, पांचों की इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो अब जो मसाइल थे कि सर मुझे तो इवैल्यूएशन समझ ही नहीं आता और पेपर में 3 मरतबा इवैल्यूएशन पूछ रहे हैं, नहीं हो सकता। एक बार इवैल्यूएशन, एक बार कम्युनिकेशन, एक बार एनालिसिस, एक बार स्केप्टिसिज्म, एक बार कमर्शियल एक्यूमेन, सबके 4-4 मार्क्स, सारे पांचों स्किल्स। प्री सीन अब पहले भी होगा। सच बोल रहा हूँ, प्री सीन पेपर में होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा कहता है सर मैं प्री सीन की फोटोकॉपी करा के ले जाऊं। क्यों ले जाऊं भाई? नहीं जा सकते यार। भाई सर मैं प्री सीन कोई पिक्चर बना लूं, नहीं कर सकते आप ऐसा कोई भी काम। प्री सीन जो आपके पास है वो आप जो है उसको अपने पास अवेलेबल करें। बेटा इसके सबके हो गई अटेंडेंस या इनसे भी नहीं है? बोल भाई दे दे। यहाँ तक मेरी बात समझ आती है सबको? अब मुझे बताएं, देखिए मेरी तरफ से अब मैंने आपको सारी चीजें ट्रांसफर कर दिया। देखिए अब आपके पास अगले 5 मिनट में बात करूंगा, मैं अपना नंबर लिखता हूँ जिसमें आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट वीक से क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे। मैं आखिरी के 5 मिनट आपके लिए, देखें यार, आपके पास कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर, अमेरिका से, अब जितने भी जगहों से टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं, हर टीचर बेस्ट है, हर टीचर आपको परफेक्ट सॉल्यूशन देता है पास कर। 2 चीजें आप याद रखिएगा। मुझे नहीं पता आपका जो भी डिसीजन है, आप मुझे बोले सर मुझे आपसे नहीं पढ़ना, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा कि बताइए कैसे आपने क्या करना है, किससे पढ़ना, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा। ठीक है, 2 डिसीजन है जो आप अभी ले लें। क्या मुझे SBL देना है? इफ यस, तो मुझे कैसे पढ़ना है? या तो मैंने फिजिकल पढ़ना है, कसम से आप डिसीजन ले लें आज, या मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, डिसीजन ले लें, या मैं ऑनलाइन प्लस फिजिकल पढ़ूंगा, या मैं रिकॉर्डेड ऑनलाइन फिजिकल पढ़ूंगा, या मैंने जो है ना सेल्फ स्टडी पे पढ़ना। सेल्फ स्टडी वाला मामला अब इतना रहा नहीं है, इस पे थोड़ा सा ना खतरनाक हो। चांस मत लेना 1.5 लाख रुपए का, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखें मुझे पता है आप 6 बजे ऑफिस से आते हैं ना, दिल खराब होता है। प्लस आपकी जो पोजीशन है, जाहिर है आप एक ट्रेनी लेवल पे होते हैं, MTO लेवल पे होते हैं। मैं, मेरे अंडर ट्रेनीज काम करते हैं, मुझे अंदाजा है कि उनकी बेचारों की शामत ज्यादा ही आती है, बेचारों को भाग दौड़ ज्यादा करते हैं, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने भी अपने टाइम पे यही किया है। 12,600 रुपये तनख्वाह होती थी मेरी जब मैंने अपना ट्रेनिंग, मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम नॉट वेरी ओल्ड एंड आई माइट बी यंगर देन यू, बट मैं आपको सिर्फ एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि मैंने भी अपने टाइम पे काम किया।
ठीक है, मैंने भी उसी टाइम से गुजरा। और यार उस वक्त हम भी क्लासेस लेते थे, हमारे टीचर 11-11 बेटे उधर देते थे क्लास में। हमारे टीचर 11-11 बजे तक भी क्लास लेते। तो क्लास लेने से डरना नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन ले लिया है ना, अब रिजल्ट कुछ भी हो जाए, पिछला रिजल्ट कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हट। क्योंकि यार देखो, मैं रिजल्ट तक बड़ी मेहनत करवा दूंगा। अब तुम अगर बोलोगे ना, "ए, नहीं सर यार पिछला पेपर रुक गया यार", ठीक है रुक गया। या तो मतलब ऐसे सिनेरियो पे रुका कि आपने पिछले 2 दिए थे स्किल के, 3 दिए थे और वो तीनों रुक गए, अल्लाह ना करे दोनों रुक गए, मतलब अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, वो तो एक केस ही अलग है, उसमें तो आप ज़ाहिर कंटिन्यू नहीं कर सकते। हम आपको फ्रीज का ऑप्शन देते हैं, आप नहीं लेना चाह रहे, आपने बोला यार सर मैंने पिछला पेपर रुक गया, ठीक है आप फ्रीज करा दो, कोई इशू। बट मेरा आपसे कहने का मकसद ये कि जब आप इतना मेहनत कर लोगे ना नए पेपर पे, जब आप इतना चीज अपना टाइम लगा चुके हो, तो यार आप फोकस करके निकाल। वंस डन एंड डस्टेड ना, तो ये पेपर मुश्किल नहीं है। एक मरतबा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए, एक मरतबा मॉडल्स दिमाग में बैठ गए, एक मरतबा लिखने का तरीका बैठ गया, इंग्लिश इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एसीसी एसबीएल एग्जाम। इंग्लिश इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर देखो इंग्लिश बहुत बड़ा कंसर्न होता है ना, तो ग्लोबल रिजल्ट में ना एसीसी एसबीएल का फॉरेन रिजल्ट अलग होता है और पाकिस्तानी रिजल्ट अलग होता है। जब पाकिस्तानी 56% 60% आ सकता है, तो यार ग्लोबल, इसका मतलब तो ग्लोबल किसी ने खराब किया। मेरा तो रिजल्ट, मैं तो आपको बता ना, मैं कराची का एक बड़ा मेजर शेयर एसबीएल का लेके बैठा हूं। तो अगर मेरा रिजल्ट 60% है, 56% है, 57% है, तो उसका मतलब कोई ग्लोबल का रिजल्ट खराब करके बैठा हुआ, इसका मतलब गोरे का रिजल्ट 45% है, क्योंकि एवरेज 50% बनना है ग्लोबल। तो यार जब मैं, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या वो झूठ बोल रहा है, या हम दोनों सच बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि यार आपका रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छा होता है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, आपको डर होता है 1.5 लाख रुपए कि सर डूबा तो 1.5 लाख रुपए डूबे। आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटीज है। देखें, मैं बड़ा अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाने वाला आदमी हूं। मेरा थोड़ा सा ना कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक है ना, तो मैं जरा कोशिश करता हूँ कि मैं एग्जांपल्स भी वही दूं। बोरियत नहीं होगी, कॉर्पोरेट की एग्जांपल होगी आपके पास, कंपनीज की, फर्म की, इससे रिलेटेड। मैं वो अंडे वाला बन कबाब की मिसाल नहीं देता कि 10 का बन कबाब खरीदा और उसके ऊपर ये कॉस्ट लगा दी। मेरी कोशिश होती है कि कॉर्पोरेट लेवल की एग्जाम, और इस पेपर में जरूरत, इस पेपर को पढ़ने का अच्छा अंदाज यही है कि आप जरा इसकी क्लासेस रेगुलरली ले, रिलीजियसली काम करें। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछे मुझे, मैं 10,000 बार बताने का, मैं अपना नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपके पास ग्रुप में ऐड होना बड़ा जरूरी है। तो आप मुझे अपने नंबर से मैसेज करेंगे कि काइंडली ऐड मी इन द ग्रुप, सो दैट आई विल ऐड यू। अभी आपकी रजिस्ट्रेशन हो ना हो, ग्रुप में ऐड, ठीक है, ताकि नोट्स और ये सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाए। ये मेरा नंबर है, आप इसको, मुझे इसके ऊपर आप एक टेक्स्ट करेंगे अपने नाम के साथ। अच्छा, पेपर चेक कराने का तरीका भी सुन लो ताकि डे 1 से तुम्हारा हो। देखो यार एक बात, पेपर के 4 पार्ट होते हैं। बच्चा क्या करता है, 4 अलग अलग क्वेश्चन मुझे करके भेज रहा है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4। आपने सबसे पहले तो मुझे मेरे नंबर पे डायरेक्ट मैसेज पे भेजना है, ग्रुप पे पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं भेजे, ग्रुप पे मैं भेजू। यानी आपने मुझे पेपर भेजा चेक करने के लिए, मैं चेक करूंगा और चेक करके ग्रुप पे आपका पेपर अपलोड करूंगा। उसका रीजन ये है कि आपकी गलती दूसरे को भी सुधारेगी। उस पर स्टिकी नोट्स लगे हुए होंगे पेपर के ऊपर, जब मैं चेक करूंगा ना तो मैं इस पर स्टिकी नोट्स लगा, उसमें आपकी गलतियां लिखी हुई कि देखो ये। अच्छा, इसमें शर्म की बात नहीं है, मुझे ये नहीं बोलना सर ग्रुप पे ना करें अपलोड, सर मैं, मेरा मेरा जो है ना बड़ा वहां पे इज्जत खराब हो जाती है, कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, मैं नेम में ऐड करवा रहा हूँ, मैं यही कहने वाला हूँ, हाइड कर, मैं वही करवाना चाहता हूँ। दूसरा, जब आप मुझे पेपर भेजेंगे ना, तो आपका एक फॉर्मेट होगा, नेम एसबीएल दिसंबर 2023, आपका नाम आएगा। अच्छा, इसका रीजन क्या है, मैं ना सेशन के आखिर में एक शीट आपसे शेयर करूंगा। अब मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है, हैदर। हैदर की पूरे सेशन में 6 गलतियां, 3 पेपर ऐसे थे जिसमें हैदर के ड्राफ्टिंग स्किल में मसला था शुरू के। मैं लिख रहा हूँ पेपर नंबर 1 तुम्हारा ड्राफ्टिंग स्किल, तू अभी भी नहीं किया तुमने हैदर सही, तीसरा अभी भी नहीं, अच्छा चौथे में तो अब तुम ये गलत कर रहे हो, ड्राफ्टिंग सही हो, 5वें में अब तुम ये गलत, छठे में फिर तुम ड्राफ्टिंग में आ गए। अब जब हैदर उस शीट को लेके बैठेगा ना, तो हैदर बोलेगा सर यार थैंक यू सो मच, आपने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, आपने मुझे 6 पेपर में 10 पेपर में मेरी कंसिस्टेंट मिस्टेक बता दी।
अब जब तुम पेपर में करने बैठोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा यार मेरा ड्राफ्टिंग गलत था, सर ने 6 बार बोला था, अब मैं नहीं कर सकता, ये मेरा फाइनल एग्जाम है, अब मैं फंस जाऊं। वहां तुम्हारी बचत। जी, लेकिन मसला पता क्या था? मसला ये था, बच्चा कहता है तुम मेरी राइटिंग से खुद पहचानो। अच्छा, मेरी टाइपिंग से खुद पहचानो। अब मैं कैसे पहचानू भाई? तो जो बच्चा मुझे नाम नहीं लिख के देगा ना, मैं उसका पेपर नहीं चेक। नाम और दिसंबर 2023 अटेम्प्ट, या अगर आप में से कोई ऐसा है जो पढ़ भी रहा है पेपर बाद में देगा, तो वो वाली अटेम्प्ट, ताकि मैं जब आपको पेपर चेक करके दूं तो आपको उसमें आइडेंटिफाई। क्लियर हो गई बात? बेटा किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें, अदरवाइज मैं यहाँ पे फिर ऑफ कर दूंगा और हम नेक्स्ट क्लास वेनेसडे को नहीं। व्हाट्स योर नेम? बेटा मेरा नाम है शेख बिलाल हक। अच्छा एक बात और, प्लीज एक 3 महीने की अटेम्प्ट में एक ही पेपर दीजिएगा, भाइयों वाली रिक्वेस्ट है। अगर आप एसबीएल पढ़ रहे हैं तो प्लीज एसबीएल, अगर आप एसबीएल और एएफएम का देखो, मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उसने प्रोफेशनल के 4 पेपर एक साथ दिए, 4 पेपर। मजे की बात बताऊं, चारों फेल हो गए। तो जाहिर है कैसे हो सकता है यार, इंसान है आप। तो यार मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, एक पेपर एक अटेम्प्ट। एसबीएल के साथ कोई पुराना रुके तो आप मुझसे बात करें, कोई स्किल का रुक रहा है, आप मिसाल के तौर पे 48 पे रुक रहे हैं, सर आप दोनों का चांस लेना चाह रहे हैं, आप पहले मुझसे कंसल्ट करें। जाके फहीम भाई को नहीं, सर फहीम भाई मैंने पेपर की रजिस्ट्रेशन करी, सर को नहीं बताइए, झूठ नहीं बोल। झूठ जो मसला है ना, देखो डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो बीमारी सही नहीं होगी। सर का दर्द है, नहीं सर मैं तो ठीक हूँ, तो गए आप, मर गया, खत्म। आपने मुझे बताना है सर और झूठ का मतलब पता है क्या? सर मेरा पिछला पेपर 49, अब मैं आपको 49 के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ, आपके 24 भी नहीं है, और आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, और आप अल्टीमेटली फिर मुझे बोले सर पिछली बार 49 आए थे। हर बच्चे के 49 होते हैं, समझ नहीं आता कैसे। जो बच्चा आता है सर 49 पे रुक गया, सर 49 पे रुक गया, दिखाओ तो सही सर, वो घर के किसी स्टोर रूम में वो मार्क्स पड़े हुए अभी नहीं दिखा सकते। तो यार झूठ नहीं बोलना, जो सच है वो मुझे आके बता दे, मेरे सामने आपकी इज्जत खराब होती भी तो खैर, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना मेरा आपका 3 महीने के बाद कोई खास ताल्लुक पड़ना है, ना आपका मेरा। हाँ आपका मेरा जो है ना, वो कोई ऐसा मामला है कि मैं आपको बोलूंगा यार ये तो बंदा ही बुरा है, ना आपके रिश्ते लेने वालों ने मुझे फोन करके पूछना कि बच्चा कैसा, कोई मसले की बात। और करेंगे भी तो मैं बोलूंगा अच्छा ही। ठीक है, तो ये 2-4 चीजों का ख्याल रखेंगे। आई होप सो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह पढ़ने में। कोई सवाल है किसी का प्लीज मुझसे पूछें। जी बिल्कुल पूरा प्लानर बना हुआ, ठीक है, वो प्लानर मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा कि किस टॉपिक को कब करेंगे। थोड़ी सी मैं ना आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि मेरा ना एक तकरीबन 10 दिन का, 10 तो खैर नहीं, मेरा तकरीबन 5 से 6 दिन का ना एक इंटरनेशनल ट्रेवल आ रहा है। अब क्योंकि वो ऐसा है कि मैं रोक नहीं सकता उसको, तो उस टाइम पीरियड में ना मैं तकरीबन 7 दिन का, वो 7 दिन के अंदर आपकी 3 क्लास मिस होगी, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग जी। नहीं नहीं वो मिड में होगा बिल्कुल, लास्ट में तो मैं रिकॉर्डिंग पे बिलीव भी नहीं करता। मैं आपको मिड में दूंगा और आसान टॉपिक दूंगा ताकि वो आपका आराम से कवर हो। हम मिक्स एंड ब्लेंड पे चलेंगे, जो मुझे पता है मैं पिछले 3 अटेम्प्ट से ऐसे ही पढ़ा है, तो आप परेशान नहीं हो, भरोसा करेंगे। और दूसरी चीज ये कि आपने एक मरतबा भरोसा कर लिया ना, तो यार प्लीज इधर उधर के नोट्स की या उसकी देखें, मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन यार ये ना कीजिएगा कि सर इसके भी नोट्स उठा लेते, उसके भी उठा लेते, उसके भी उठा लेते, 6 जगहों से आ गए। अब वो आप अपने साथ देखिए, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो आपको दिल में बुरा भला कहूंगा, अजीब बात, फलां का उठा के ले आया नोट्स, फलां का उठा। लेकिन मेरे बाद 3 महीने बाद मेरा क्या, जरा आपने पैसे दे दिया, आई एम अर्निंग, बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस। आप भरोसा कर रहे हैं, आपने अभी भी नहीं करना, आप किसी पुराने बच्चे से पूछे कि आप बिलाल से पढ़ लूं, अगर आपको लगे हाँ तो आप पढ़ ना, तो जो टीचर पे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना वहां से पढ़। बट यार क्लासेस लेके पेपर नुकसान नहीं कर। क्लियर हो गई बात सबको? जी, ऑनलाइन में किसी का सवाल है तो ठीक है, वरना खत्म करते हैं। सर पहला प्रोफेशनल का एसबीएल बिल्कुल दे सकते हैं, और ज्यादा बेहतर भी है क्योंकि आपकी पुरानी नॉलेज इसमें काम आएगी। आपका F9 काम आएगा, आपका F7 काम आएगा, आपका F6 काम आएगा, आपका F5 काम आएगा। ये 4 पेपर तो स्पेसिफिकली आते हैं, फिर थोड़ा सा लॉ का पोर्शन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो बिल्कुल दे सकते हैं। प्रोफेशनल मार्क्स में डेटा में 0 या 4 होंगे, इन बिटवीन नहीं इन बिटवीन हो सकते, इन बिटवीन हो सकते हैं। अगर आप देखें प्रोफेशनल मार्क्स ना स्टैंड अलोन नहीं है, इसका मतलब ये आइसोलेशन में नहीं मिलेंगे।
ये आपको मिलेंगे टेक्निकल के साथ मर्ज होके, तो हो सकता है आपको मिल रहे हैं 20 में से 17, तो 17 में से 15 हो सकता है आपके वो, और 2 आपके प्रोफेशनल की कट ऑफ। ये बाइफिकेशन नहीं आती, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता इस लेकिन मैंने अभी किया तो नहीं है, मैं प्रोफेशनल मार्क्स की ना 5 वीडियोस बना रहा हूँ, शॉर्ट्स बना रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आपसे शेयर कर दूंगा। वो शॉर्ट्स का क्या होगा, आपको कभी रिपीट करना हो, दिमाग में नहीं आ रहा, आप दोबारा से देखें, दोबारा से आपका प्रोफेशनल मार्क्स सेट हो जाएगा, सेट, उसका इशू नहीं, लिखने से सही हो जाता है। व्हाट इज योर नेम, मैंने तो बता दिया अपना नाम। सर डू वी डोंट नीड अ बुक, नो वी डोंट नीड अ बुक। अच्छा एक मसला हो, सर बिलाल तो बुक ही नहीं पढ़ाते। यार ले लें आप 600 पेजेस की बुक, करके दिखा दो मुझे। या तो स्मार्टली देखें, मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको इस वक्त वर्ल्ड टॉप के लिए नहीं पढ़ा। अब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जानी है, मेरा हो सकता है इसका नाम भी खराब हो जाए, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ पेपर पास। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, वो टॉप शॉप तुम खुद ही ले आओ। मेरा मकसद पता है क्या है, 65% 70% मेरा बच्चा पास हो, मेरे लिए ज्यादा खुशी है। मुझे कोई आगे बोलता है ना, बिलाल साहब आपका वर्ल्ड टॉप कभी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया मेरे बच्चे। सर बिलाल आपको वर्ल्ड टॉप नहीं आया हो, सर आपको पता है जिसका वर्ल्ड टॉप आया उसका 30% रिजल्ट आया। सर बिलाल मेरा 65, मेरे पास ज्यादा बच्चा पास हो जाता ना, मुझे ज्यादा मजा आता। अगर यार क्या उखाड़ लोगे वर्ल्ड टॉप, जाना तो सेम ही कबर में, तो बेहतर है पास करके चले गए। तो आपने वर्ल्ड टॉप के लिए 3 महीने में कोशिश करनी है, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है मैं टॉप नॉच हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, आप करें कोशिश, वो आपके एडिशनल एफर्ट्स हो। हाँ जाहिर है उसका क्रेडिट मैं लूंगा अगर आ गया, लेकिन आपके वो एडिशनल एफर्ट्स हो, तो वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, वो आप कर भी सकते। लेकिन हमारा मकसद 65% को पास करना। ठीक हो गई, यहाँ तक रखते हैं प्लीज। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उस पर आप सब ऐड हो जाइएगा, वरना उसमें डिटेल्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट वेनेसडे वाले दिन अब आपकी क्लास होगी, वेनेसडे के बाद में आपको टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा हमारा, या तो थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा। वेनेसडे सैटरडे तो फिक्स है, वेनेसडे सैटरडे फिक्स है, थर्सडे फ्राइडे में से मुझे एक दिन डिसाइड करना है। आई विल सी माय ऑफिस कमिटमेंट, जिस दिन थोड़ी कम होगी उस हिसाब से मैं कर लूंगा। मेरी कोशिश थर्सडे वाला दिन, बट कंपैरेटिवली विल लुक इनटू इट। आप में से कोई ऑफिस जाता है, कोई मसला नहीं है, 6:30 तक सब आ जाते हैं, 6:30 तक यहाँ आ जाए। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि 7 बजे आप एंटर हो रहे थे मैं आपको डांटना शुरू कर दूं, नहीं, मुझे पता है आप ऑफिस गोइंग, इट्स ओके, यू कैन कम, यू कैन कम एट एनी टाइम, बट प्लीज मेक श्योर कि क्लास जो है ना मतलब मेच्योर है, रिलीजियसली क्लास लेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा पेपर निकल जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, आखिर दवा में लेते हैं।